Good evening to all of you. Good evening. Good evening. Good evening. सब ठीक ठाक? गुड इवनिंग बेटा। उम्मीद है सब अच्छे होंगे। चलिए बच्चों, जिस चीज का बच्चों को बहुत टाइम से इंतजार था कि सर अकाउंटिंग और एडवांस अकाउंटिंग का सॉल्यूशन कब आएंगे, पेपर एनालिसिस कब आएगा, तो बेटा आप लोगों का इंतजार खत्म हुआ। ठीक है, तो अकाउंटिंग और एडवांस अकाउंटिंग का पेपर एनालिसिस एंड सॉल्यूशन दोनों मैं लेकर आया हूं। जो पेपर का आपको सॉल्यूशन है वो मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा। ठीक है, आपको मैं टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दूंगा, आप वहां से उसको डाउनलोड कर सकते हो। तो सबसे पहले तो अनाउंसमेंट कर देता हूं कि बच्चों देखो, ये सीए आइकॉनिक प्रोग्राम अनअकैडमी का सीए आइकॉनिक प्रोग्राम, ए फ्लैगशिप प्रोग्राम फॉर सीए इंटरमीडिएट एस्पायरेंट। ठीक है, लाइफ मेंटोरिंग प्लेटफॉर्म है ये। देखो क्या क्या इसमें बेनिफिट है। एक तो 1-to-1 पर्सनल कोचिंग, 1-to-1 डाउट सॉल्विंग, इवेल्युएटेड टेस्ट सीरीज, प्रिंटेड बुक्स आपको मिलेंगी, इंडस्ट्री एक्सपर्ट के सेशंस होंगे और डिस्कॉर्डेड एक ग्रुप है। ठीक है, जो सिर्फ आइकॉनिक स्टूडेंट्स के लिए होगा। अच्छा, ये सारे बेनिफिट तो हैं ही, और जो प्लस क्लासेस के बेनिफिट होते हैं वो भी सारे बेनिफिट आपको मिलेंगे। प्लस क्लासेस के क्या बेनिफिट, जैसे लाइव क्लासेस, वीकली टेस्ट, स्टडी मटेरियल, अनलिमिटेड एक्सेस और स्ट्रक्चर्ड कोर्स। ठीक है, और 1-to-1 लाइफ मेंटोरिंग जो होगी वो सिर्फ आइकॉनिक में है। यानी आपको किसी भी अपने मेंटोर से बात करना है तो आप कॉल करके, आपको एक सेशन अलॉट किया जाएगा और आप कॉल करके या आपके पास कॉल आएगा, आप अपनी कोई भी सेवाएं ले सकते हैं। अच्छा, उसके बाद देखिए बेटा, इवैल्यूएटेड टेस्ट सीरीज होती है, ये सब आइकॉनिक में होगा। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन जो है इंटरमीडिएट का, अगर मैं बात करूं तो अगर 24 मंथ का आप लेते हैं तो 62,000 का पड़ेगा। ठीक है, 12 मंथ का लेते हैं तो 38,250 का पड़ेगा, 6 मंथ का लेते हैं तो 30,000 का पड़ेगा। और इसमें से कोई भी प्लान लेते हैं, अगर आप मेरा कोड लगाते हैं इक्तदार लाइव, तो बच्चों आपको इंस्टेंटली 10% ऑफ हो जाएगा, यानी ये डिस्काउंट मिलेगा आपको। ठीक है, अच्छा, आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन अगर हम सीए फाउंडेशन प्लस सीए इंटरमीडिएट लेते हैं तो बहुत ही बेनिफिशियल है, बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है। मतलब 66,000 में, सिर्फ 66,000 में आपका फाउंडेशन प्लस इंटरमीडिएट। अगर आप सिर्फ फाउंडेशन का लोगे ना तो 58,000 के आसपास है, सिर्फ इंटरमीडिएट का लोगे तो 62,000 के आसपास है, लेकिन दोनों का कॉम्बो 66,000, यानी इसमें इंटर के 8 पेपर, फाउंडेशन के 4 पेपर। ठीक है, अगर 24 मंथ लेते हो तो 66,000 है, और अगर 12 मंथ लेते हो तो 49,500 है। और इसमें से कोई भी प्लान लोगे तो 10% इमीडिएटली ऑफ हो जाएगा, अगर आप वही एक कोड लगाते हो, क्या, इक्तिदार लाइव। ठीक है, ये मेरा कोड है, आप इस कोड को लगाएंगे तो आपको 10% इमीडिएटली ऑफ हो जाएगा, इंस्टेंटली। तो ये हमारा कोड भी लिखा हुआ है, देखो, इक्तिदार लाइव। तो ये कुछ अनाउंसमेंट थी, ठीक है, अनअकैडमी की। चलिए अब हम लोग चलते हैं अपने पेपर एनालिसिस एंड सॉल्यूशन की तरफ। और सबसे पहले मैं अकाउंटिंग यानी ग्रुप 1, जो सीए इंटरमीडिएट ग्रुप 1 के पेपर की एनालिसिस और उसके सॉल्यूशंस की बात करूंगा। और जब वो हो जाएगा उसके बाद फिर सीए इंटरमीडिएट ग्रुप 2 एडवांस अकाउंटिंग की बात करूंगा। ठीक है, तो पहले मैं बात करूंगा ग्रुप 1 अकाउंटिंग की और उसके बाद ग्रुप 2 एडवांस अकाउंटिंग की। तो चलो जरा शुरू करें। पहले आइए जरा एनालिसिस करते हैं कि क्वेश्चन हमारा कैसे आए, कौन कौन से चैप्टर से आए, कौन कौन से चैप्टर से क्वेश्चन नहीं आया। ठीक है,
और कौन सा क्वेश्चन था, किस चैप्टर से था, ये सारे देखो। 6 क्वेश्चन आते हैं, आप सबको पता है, ठीक है। तो आप देखिए जरा, जो 6 क्वेश्चन आए हैं वो कहां कहां से आए हैं। पहला क्वेश्चन जो होता है एज यूजुअल वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से होता है 20 नंबर का, ठीक है। 5 नंबर का एक क्वेश्चन होता है, 4 क्वेश्चन होते हैं, तो वो जनरली अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से ही होता है। इस बार भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से ही था। क्वेश्चन नंबर 1 जो था, क्वेश्चन नंबर 1 जो था उसका, क्वेश्चन नंबर 1 का जो ए पार्ट था वो था अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 11 से। क्वेश्चन नंबर 1 का जो बी पार्ट था वो था AS3 कैश फ्लो स्टेटमेंट से, ठीक है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बेस्ड क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 1 का जो सी पार्ट था वो था अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13 यानी इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग से था, और डी पार्ट जो था वो AS2 से था। तो AS11, AS3, AS13 और AS2 ये पहले क्वेश्चन में आपके 20 नंबर का क्वेश्चन था, 5-5 नंबर का एक क्वेश्चन। दूसरे क्वेश्चन में 2 पार्ट थे, ए और बी, और दोनों 10-10 नंबर के थे, ठीक है। जिसमें एक क्वेश्चन था इंश्योरेंस क्लेम जो 10 नंबर का था, और एक इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग का क्वेश्चन था 10 नंबर का था। इसका मतलब इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग देखिए ऊपर 5 नंबर और नीचे 10 नंबर, तो टोटल मिलाकर 15 नंबर इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग से मिला। एक एएस बेस्ड क्वेश्चन था वैल्यूएशन का और क्लासिफिकेशन का, और एक पूरा अकाउंटिंग बेस्ड क्वेश्चन था, ठीक है, जो 10 नंबर का क्वेश्चन था। फिर आते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 3 में, जो ए क्वेश्चन था, ए पार्ट वो ब्रांच अकाउंटिंग से था 10 नंबर का, और जो बी था वो डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग से था 10 नंबर का, ठीक है। तो ब्रांच अकाउंटिंग और डिपार्टमेंटल दोनों मिलाकर 20 नंबर का पेपर, ठीक है। यहां से 10-10 नंबर का क्वेश्चन। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 में सिर्फ एक ही क्वेश्चन था, और इसमें एक ही क्वेश्चन 3 चैप्टर से मिलाकर डाल दिया गया, जो 20 नंबर का क्वेश्चन उन्होंने बना दिया। इसमें रिडम्पशन ऑफ प्रीफरेंशियल, डिवेंचर और बोनस, ठीक है, यानी बोनस इश्यू ऑफ शेयर्स, रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स और रिडम्पशन ऑफ प्रीफरेंशियल्स, इन तीनों को एक ही क्वेश्चन में डाल दिया गया, ठीक, और 20 नंबर का क्वेश्चन बना दिया इंस्टीट्यूट ने। अच्छा, उसके बाद 5 नंबर क्वेश्चन जो था उसमें 2 पार्ट थे, एक 12 नंबर का और एक 8 नंबर का। 12 नंबर का जो क्वेश्चन था वो था प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन से, ठीक है, 12 नंबर का, और हायर परचेज अकाउंटिंग का क्वेश्चन था 8 नंबर का, ठीक है। अच्छा, फिर 6 नंबर में आपको पता ही है, इसमें 5-5 नंबर के 5 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें से आपको 4 करने होते हैं, ठीक है। तो देखिए इसमें जो 6 क्वेश्चन, तो 6 नंबर में जो पहला क्वेश्चन था ए पार्ट, वो अकाउंटिंग इक्वेशन से था। बताइए, अकाउंटिंग इक्वेशन मतलब जो आप 11-12 में पढ़ते हो, जो आप फाउंडेशन में पढ़ते थे, अकाउंटिंग इक्वेशन। तो अकाउंटिंग इक्वेशन से क्वेश्चन था 5 नंबर का, मैं आपको दिखाऊंगा कितना सिंपल क्वेश्चन था। उसके बाद मैनेजरियल रेम्युनरेशन का क्वेश्चन था 5 नंबर का एक, ठीक। अच्छा, फिर मेजरमेंट बेस एक थ्योरी का क्वेश्चन था कि कौन कौन से मेजरमेंट बेस होते हैं, ठीक है, जैसे हिस्टोरिकल कॉस्ट होता है, प्रेजेंट वैल्यू होता है, फेयर वैल्यू कॉन्सेप्ट होता है, ये सब चीजों के ऊपर मेजरमेंट बेस का क्वेश्चन था। डिवेंचर के कन्वर्जन का बिल्कुल आसान क्वेश्चन, ये समझ लीजिए सिर्फ कैलकुलेटर पर कैलकुलेट होने वाला क्वेश्चन था, सॉल्व होने वाला क्वेश्चन था डिवेंचर कन्वर्जन का, कन्वर्जन इनटू शेयर्स का, ठीक है, ये 5 नंबर का। और एक सिंगल एंट्री का बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन, जिसमें सिर्फ आपसे क्रेडिट सेल पूछा था, टोटल सेल पूछा था और ग्रॉस प्रॉफिट पूछा था, और कुछ नहीं, बस ट्रेडिंग अकाउंट बनाना था, ठीक है। अगर नहीं भी बनाते ट्रेडिंग अकाउंट तो वैसे ही निकल आता। तो ऐसा बहुत ही 2-3 इंफॉर्मेशन देकर उन्होंने ये क्वेश्चन पूछा था सिंगल एंट्री का। तो ये जो है इंस्टीट्यूट ने हर चैप्टर से क्वेश्चन पूछा है, हर चैप्टर से। सिर्फ जो क्वेश्चन नहीं पूछा वो कहां से नहीं पूछा, AS1 से इस बार क्वेश्चन नहीं पूछा गया, AS10 से क्वेश्चन नहीं पूछा गया, AS12 से क्वेश्चन नहीं पूछा गया, AS16 से क्वेश्चन नहीं पूछा गया, यानी जो AS हैं बस वहीं से क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, यानी 4 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से क्वेश्चन नहीं पूछा गया। लेकिन जितने भी चैप्टर्स हैं ना, उन सारे के सारे चैप्टर्स में से चाहे छोटा क्वेश्चन पूछा हो या बड़ा क्वेश्चन पूछा हो, इंस्टीट्यूट ने हर चैप्टर को टच किया है, हर चैप्टर को। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड वाले में से भी देखिए 20 नंबर का तो आया ही है। फ्रेमवर्क में से बताइए क्वेश्चन आ गया मेजरमेंट बेस, 5 नंबर का क्वेश्चन, ठीक है। अकाउंटिंग इक्वेशन का क्वेश्चन आ गया जो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन था, ठीक है। तो जो है सिर्फ AS1, 10, 12 और 16 इन 4 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से क्वेश्चन नहीं पूछा गया, बाकी हर चैप्टर से इंस्टीट्यूट ने ग्रुप 1 में क्वेश्चन आपसे पूछा है।
चलिए, तो फिर अब हम दिखाते हैं आपको पेपर और उसका सॉल्यूशन। तो शुरू करते हैं। इन्वेस्टमेंट से आया था जी, बिल्कुल इन्वेस्टमेंट से 15 नंबर का आया हुआ है। इन्वेस्टमेंट से 15 नंबर का क्वेश्चन आया हुआ है। एक तो 5 नंबर का एएस बेस्ड क्वेश्चन है और 10 नंबर का जो अकाउंट्स बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, आइए मैं आपको अब सॉल्यूशन दिखाता हूं, पेपर के साथ साथ बात करते हैं। देखिए, सॉल्यूशन जो मैंने बनाए हैं ना, मैंने अपनी अजम्पशन के हिसाब से बनाए हैं। तो इंस्टीट्यूट की अजम्पशंस कुछ अलग भी हो सकती है, लेकिन जो मेरी अजम्पशंस है मैंने अपने हिसाब से ये सॉल्यूशन आपके लिए बनाए हैं। आइए जरा पहले क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 1 का ए पार्ट, ये जो क्वेश्चन था, ये आपका क्वेश्चन आया था एएस 11 से। ये एएस 11 का क्वेश्चन है। कितने नंबर का? 5 नंबर का। ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन था एएस 11 का। क्या क्वेश्चन है? आइए जरा एक बार क्वेश्चन पढ़ता हूं। पीपी लिमिटेड, एन इंडियन कंपनी, एक्वायर्ड लॉन्ग टर्म फाइनेंस फ्रॉम WWP लिमिटेड, ए यूएस कंपनी, अमाउंटिंग टू ₹40,88,952। मतलब लॉन्ग टर्म करेंसी लोन दे रखा है, फॉरेन करेंसी लोन दे रखा है लॉन्ग टर्म, रुपीज में 40,88,952। द ट्रांजेक्शन वॉज रिकॉर्डेड $1 इज इक्वल टू ₹72। यानी 72 के हिसाब से ये ट्रांजैक्शन इन्होंने रिकॉर्ड कर रखा है। तो आपको क्या करना था? पहले तो इस इंडियन करेंसी में जो ये बोरोइंग दे रखी है, इसको फॉरेन करेंसी में कन्वर्ट करना था। क्यों कन्वर्ट करना था? ताकि आपको यह पता चले कि आपने फॉरेन करेंसी में कितने डॉलर का लोन लिया था। क्योंकि जब डॉलर में लोन पता चलेगा तभी आप एक्सचेंज डिफरेंस निकाल सकते हो। ठीक है। द ट्रांजेक्शन वॉज रिकॉर्डेड एट 72, टेकिंग एक्सचेंज रेट प्रिवेलिंग एट द डेट ऑफ ट्रांजेक्शन। मतलब जिस दिन लोन लिया उस दिन जो रेट चल रहा था वो 72 था। द एक्सचेंज रेट ऑन द बैलेंस शीट डेट 31 मार्च 2021 इज $1 इज इक्वल टू 73.60। अब आपको क्या करना था? आपको 40,88,952 को 72 से डिवाइड करना था। तो यह आ जाता फॉरेन करेंसी लोन डॉलर में। ठीक है। उसके बाद जो डॉलर आए होंगे, नंबर ऑफ डॉलर, उसको मल्टीप्लाई करना था जो एक्सचेंज रेट में डिफरेंस आया है, यानी 1.60 का जो डिफरेंस आया है उसको नंबर ऑफ डॉलर जो भी लोन आया था उससे मल्टीप्लाई करना था और आपका एक्सचेंज लॉस आ जाना था ये। अब इस एक्सचेंज लॉस का क्या ट्रीटमेंट होगा? एएस 11 में आपसे यही पूछा गया है कि इस एक्सचेंज लॉस का ट्रीटमेंट क्या होगा। तो एक्सचेंज लॉस का देखिए, एक तो ट्रीटमेंट सीधा सीधा ये है कि आप जो भी एक्सचेंज लॉस या एक्सचेंज गेन आता है उसको इमीडिएटली प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर दो। एक तो ये ट्रीटमेंट है। लेकिन अगर लॉन्ग टर्म फॉरेन करेंसी लोन है, अगर आपने डेप्रिशिएबल एसेट के लिए लिया है तो उसको एसेट की कॉस्ट में एडजस्ट कर सकते हो, और अगर आपने अदर पर्पसेस के लिए लिया है तो फॉरेन करेंसी मॉनेटरी आइटम ट्रांसलेशन डिफरेंस अकाउंट में उसको ट्रांसफर कर सकते हो एज पर पैरा 46 है। ठीक है। और उस अकाउंट को आपको अमोर्टाइज करना होता है ओवर द पीरियड ऑफ लोन। तो ये दो ट्रीटमेंट है। अब जो सेकंड ट्रीटमेंट मैंने आपको बताया, ये इरिवोकेबल ऑप्शन होता है। अगर ये इरिवोकेबल ऑप्शन आपने एक बार अप्लाई कर लिया, उसके बाद आपको इससे वापस नहीं आ सकते, यानी ये वन वे ट्रैफिक है। ठीक है जी। हेलो रूपाली। तो ये जो है ये वन वे ट्रैफिक है। तो यहां पर देखिए मैंने इसका सॉल्यूशन यहां पर बनाया है लॉन्ग टर्म फॉरेन करेंसी लोन में। आप देखिए ये क्या था, ये इंडियन करेंसी में लोन था, 72 से इसको डिवाइड किया तो ये फॉरेन करेंसी डॉलर में आ गया। ठीक है। अब आपको एक्सचेंज लॉस निकालना था 31 मार्च 2021 को, $56,791 इंटू 1.6 आएगा, तो ये इतना लॉस आ गया। अब इस लॉस का ट्रीटमेंट क्या होगा एज पर AS 11? ऑप्शन 1, सच लॉस में बी ट्रांसफर टू PNL। आपको अगर पैरा 46 से नहीं लगाना है तो आप सीधा इसको PNL में भेज दीजिए। लेकिन ऑप्शन 2 आपके पास है, कंपनी में अडॉप्ट इरिवोकेबल ऑप्शन under para 46A and accumulate such loss in foreign currency monetary item translation difference account which will be amortized over the period of loan। ठीक है, which will be amortized over the period of loan। एक तो ये हो गया पार्ट 1 AS 11 का। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा था? कहता है आपके पीपी लिमिटेड के पास ट्रेड रिसीवेबल भी थे, कितने के? 20,150,000 के,
जो उसने रिकॉर्ड किए थे ऑन दी डेट ऑफ सेल के रेट पर, और सेल की डेट पर रेट चल रहा था 73.40। तो इसमें भी आपको नंबर ऑफ डॉलर निकालने थे, यानी फॉरेन जो आपके डेटर्स हैं वो फॉरेन करेंसी में कितना अमाउंट रिसीवेबल है, तो वो आपको निकालना था। ठीक है, फिर एक्सचेंज लॉस निकालना था बैलेंस शीट डेट पर रेट लगाकर, एक्सचेंज लॉस निकालना था बैलेंस शीट डेट का रेट लगाकर। ठीक है, तो इसमें भी देखिए आपको कैसे सोल्यूशन करना था। सन्ड्री डेटर्स को ट्रेड रिसीवेबल रुपीज में इतना, एक्सचेंज रेट ये है जिस पर ये रिकॉर्ड हो रखे थे, तो नंबर ऑफ डॉलर्स 27,250 आ गया। एक्सचेंज लॉस आ गया बेटा 5450 ये आ गया एक्सचेंज लॉस। इस एक्सचेंज लॉस को उठाकर आपको सीधा पीएनएल में भेजना है, यानी सन्ड्री डेटर्स के केस में या शॉर्ट टर्म लोन के केस में वो पैरा 46 ए आपके पास ऑप्शन नहीं है, वो सिर्फ लॉन्ग टर्म फॉरेन करेंसी बोरोइंग के लिए है वो पैरा। इस केस में तो जो भी एक्सचेंज डिफरेंस आया है उसको पीएनएल में ही भेजना है, चाहे प्रॉफिट हो या लॉस हो। तो ये हमारा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 1। ये 5 नंबर का क्वेश्चन था, बहुत आसान क्वेश्चन था। ठीक है, अच्छा, ये सॉल्यूशन जो मैं आपको बता रहा हूं ये आपको कहां से मिल जाएंगे? आपको टेलीग्राम चैनल से मिल जाएंगे। आप टेलीग्राम चैनल का लिंक अगर सीए इक्तिदार मलिक आप लोग अगर सर्च करेंगे तो आपको टेलीग्राम चैनल पर ये सॉल्यूशन मिल जाएंगे। ठीक है, सीए इक्तिदार मलिक के नाम से आपको ये सॉल्यूशन मिल जाएंगे टेलीग्राम चैनल पर। इस क्लास के बाद आप लोग वहां से डाउनलोड कर सकते हो, क्योंकि अभी मैंने डाले नहीं है, क्लास के बाद में डालूंगा इसको। ठीक है जी, अच्छा, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 1 का बी। ये क्वेश्चन किसका था? ये क्वेश्चन कैश फ्लो स्टेटमेंट का था। कितने नंबर का? सिर्फ 5 नंबर का क्वेश्चन आया था ये कैश फ्लो स्टेटमेंट से। ठीक है, ये एएस बेस्ड क्वेश्चन था एक तरीके से, मतलब वही प्रेजेंटेशन दिखाना था कि कौन सा आइटम कहां जाएगा। क्या क्वेश्चन था आइए मैं दिखाता हूं आपको। फॉलोइंग आर दी एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द बैलेंस शीट ऑफ एबीसी लिमिटेड। इक्विटी शेयर कैपिटल देखिए 25 लाख से 35,60,000 हो गया। 10% प्रीफरेंस शेयर कैपिटल 7 लाख से 6 लाख हो गया, यानी 7 लाख से 6 लाख मतलब कम हुआ है तो रिडम्पशन हुआ होगा। सिक्योरिटी प्रीमियम 5 लाख से 550 हुआ है, इसका मतलब इश्यू ऑफ शेयर्स जो आपने किए होंगे उसमें 50,000 प्रीमियम भी ऐड हो जाएगा। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 20 लाख से 28 लाख हुआ है, इसका मतलब 8 लाख रुपए से आपका प्रॉफिट इंक्रीज हुआ है। फिर कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन है। क्या एडिशनल इंफॉर्मेशन है? इक्विटी शेयर कैपिटल फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021 इंक्लूड 60,000 ऑफ इक्विटी शेयर इश्यूड टू ग्रे लिमिटेड एट पार फॉर सप्लाई ऑफ मशीनरी ऑफ ₹60,000। इसका मतलब जो इंक्रीमेंट हुआ है आपकी कैपिटल में, देखिए 25 से 3560 हुआ है, तो टोटल मिलाकर 10,60,000 का इंक्रीमेंट हुआ है। लेकिन इसमें से 60,000 का जो इंक्रीमेंट हुआ है ना, वो नॉन कैश फॉर्म में हुआ है। आपको मशीनरी मिला, कैश नहीं मिला, तो इसका मतलब सिर्फ 10 लाख रुपीस की कैपिटल जो है वो कैश में आपने इश्यू किया होगा, और 50,000 का प्रीमियम भी इसमें ऐड हो जाएगा। तो इश्यू ऑफ शेयर से आपके पास जो टोटल अमाउंट आया होगा वो 10,50,000 आया होगा। ठीक है, 10,50,000 आया होगा। आगे क्वेश्चन कहता है प्रॉफिट एंड लॉस ऑन 31 मार्च 2021 इंक्लूड 50,000 ऑफ डिविडेंड रिसीव्ड ऑन इक्विटी शेयर्स इन्वेस्टेड इन एक्स लिमिटेड। यानी प्रॉफिट में जो आपका ये इंक्रीमेंट हुआ है ना 8 लाख रुपए का, इसमें से 50,000 रुपए का प्रॉफिट आपको माइनस करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज का इनफ्लो है। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज निकालते वक्त नेट प्रॉफिट में से आपको ये 50,000 हटाना पड़ेगा और इसको इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज का इनफ्लो के तौर पर लेना पड़ेगा। ठीक है, अब यही आपसे कहता है शो हाउ द रेलिवेंट आइटम विल अपीयर इन द कैश फ्लो स्टेटमेंट ऑफ एबीसी एज पर एएस 3। तो देखिए कैसे शो करना था हमको, ये एक्सट्रैक्ट ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट है बस। तो इसमें कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, डिफरेंस इन पीएनएल लेना था, उसमें से डिविडेंड इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट जो है वो हटानी थी, ये आपका आ जाएगा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। अच्छा, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में सिर्फ डिविडेंड इनकम जो आपको मिली है वो लेनी थी। और कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में देखिए इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स 3560 में से पहले 60 माइनस कर दो और ओपनिंग बैलेंस माइनस कर दो, तो जो बचेगा वो होगा 10 लाख प्लस 50,000 प्रीमियम ऐड कर दो, ये हो जाएगा 10,50,000। और फिर प्रीफरेंस शेयर का रिडम्पशन क्या है आपने 1 लाख का, तो ये आ गया 9,50,000। बस इतना ही करके छोड़ देना था आपको।
एक्सट्रैक्ट ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना था जी। 5 नंबर का ये क्वेश्चन था। ठीक है, चलिए, तो ये था 1 का बी। अब आते हैं 1 का सी, ये भी 5 नंबर का क्वेश्चन। ये था क्लासिफिकेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट का क्वेश्चन, क्लासिफिकेशन एंड वैल्यूएशन का क्वेश्चन था इन्वेस्टमेंट का। ठीक है, अब आपको पता है कि जो भी आपने इन्वेस्टमेंट खरीदे होते हैं, अगर वो 1 साल से ज्यादा होल्ड करने की इंटेंशन है तो वो आपके लॉन्ग टर्म या परमानेंट इन्वेस्टमेंट होते हैं, और अगर आपकी इंटेंशन है कि आप उसको विद इन 1 ईयर बेच दोगे तो वो आपके करंट इन्वेस्टमेंट होते हैं। यानी करंट इन्वेस्टमेंट आर दोज इन्वेस्टमेंट विच आर रेडिली रियलाइजेबल एंड विच आर एक्सपेक्टेड टू बी सोल्ड विद इन 12 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ एक्विजिशन। ठीक है, तो यहां पर देखिए, एक इन्वेस्टमेंट आपने 1 मई 2017 को खरीदे थे, आज हम खड़े हुए हैं 31 मार्च 2021 को, तो बेटा ये इन्वेस्टमेंट तो देखिए लॉन्ग टर्म हो गए, ये तो लॉन्ग टर्म है। बाकी जितने भी इन्वेस्टमेंट है उसको अभी 1 साल नहीं हुआ है, तो इन सबको हम करंट इन्वेस्टमेंट मान सकते हैं। यानी मैंने इन बाकी तीनों इन्वेस्टमेंट को करंट इन्वेस्टमेंट लिया है, और इस इन्वेस्टमेंट को मैंने क्या माना है, इसको लॉन्ग टर्म माना है, क्योंकि इसको 1 साल से ज्यादा हो गया। अब इसमें क्लासिफिकेशन हमने क्यों किया, क्योंकि एक तो क्वेश्चन ने पूछा है क्लासिफिकेशन, दूसरा क्लासिफिकेशन वैल्यूएशन के लिए होता है कि जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होते हैं वो हमेशा कॉस्ट पर वैल्यू होते हैं। कॉस्ट का मतलब होता है कि जितने पर आपने खरीदा था वो प्लस अगर कोई एक्विजिशन कॉस्ट है, जैसे ब्रोकरेज है, स्टैंप ड्यूटी है, वो सब उसमें ऐड कर देते हैं, तो वो कॉस्ट होता है। तो ये हमेशा कॉस्ट पर वैल्यू होते हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, अनलेस देयर इज अ परमानेंट डिक्लाइन इन वैल्यू ऑफ दोज इन्वेस्टमेंट्स। लेकिन जो करंट इन्वेस्टमेंट होते हैं वो वैल्यू होते हैं कॉस्ट और मार्केट वैल्यू, विच एवर इज लोअर। तो यहां पर देखिए, आपसे जो सवाल पूछा है क्वेश्चन ने, वो यही पूछा है। सवाल क्या पूछा है आपसे, सवाल पूछा है क्लासिफाई हिज इन्वेस्टमेंट इन अकॉर्डेंस विद AS 13 और वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो मैंने यहां पर देखिए, पहले तो ये लिखा है क्लासिफिकेशन, तो क्लासिफिकेशन कैसे होगा, इन्वेस्टमेंट आर क्लासिफाइड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट व्हेन दे आर एक्वायर्ड विद एन इंटेंशन टू होल्ड देम फॉर मोर देन 12 मंथ, and those investment which are acquired with an intention to hold for less than 12 month are classified as current investment। फिर वैल्यूएशन में देखिए, अच्छा ये क्लासिफिकेशन लिख गया, ये वैल्यूएशन है बेटा, ठीक है, ये वैल्यूएशन है। तो करंट इन्वेस्टमेंट आर वैल्यूड एट कॉस्ट और मार्केट वैल्यू विच एवर इज लोअर, while long term investment are valued at cost unless there is permanent reduction in value of such investment। ठीक है, तो फिर यहां पर देखिए मैंने वैल्यूएशन का स्टेटमेंट बना दिया है। एक तो जो इन्वेस्टमेंट है, डेट ऑफ परचेज, कॉस्ट, सारी कॉस्ट इनकी इंक्लूड करके, फिर हमने क्लासिफिकेशन लिया है, ये लॉन्ग टर्म, ये करंट, ये करंट, ये करंट। अच्छा, मार्केट वैल्यू सबकी ये है। तो लॉन्ग टर्म के केस में तो कॉस्ट पर वैल्यू होगा, भले ही मार्केट वैल्यू कम हो, लेकिन करंट इन्वेस्टमेंट के केस में मार्केट वैल्यू और कॉस्ट विच एवर इज लोअर, तो ये लोअर पर हमने वैल्यू किए हैं। ठीक है, और ये आपके इन्वेस्टमेंट की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर। ये 5 नंबर का क्वेश्चन था इन्वेस्टमेंट की अकाउंटिंग से। ठीक है, ओके, आइए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 1D। 1D था बेटा AS 2 से, और ये वही क्वेश्चन है, बिल्कुल स्टडी मैट से क्वेश्चन उठाकर डाल दिया। यानी स्टडी मटेरियल में बस उन्होंने फिगर चेंज किए और क्वेश्चन उठाकर डाल दिया। ठीक है, कुछ अलग था ही नहीं इसमें। ABC Limited was previously making provision for non-moving stock based on not issued for last 12 month up to 31 मार्च 2020। यानी 12 मंथ बेसिस पर वो नॉन मूविंग स्टॉक के लिए प्रोविजन बनाते थे कि जो स्टॉक 12 मंथ तक इश्यू नहीं हुआ तो उसके बेसिस पर प्रोविजन बनाते थे। लेकिन नाउ द कंपनी वांट टू मेक प्रोविजन बेस्ड ऑन टेक्निकल इवैल्यूएशन ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021। अब टेक्निकल इवैल्यूएशन क्या होगा, ये कंपनी के लिए कोई भी टेक्निकल इवैल्यूएशन हो सकती है। कौन सी टेक्निक के हिसाब से वो करती है, अब इसमें हम तो बता नहीं सकते कि टेक्निकल इवैल्यूएशन क्या है। ठीक है, तो कोई भी होगी उनकी कोई टेक्निक जिसके बेसिस पर वो वैल्यूएशन कर रहे होंगे। तो अब कहते हैं कि स्टॉक की वैल्यू इतनी है, प्रोविजन जो है अगर टेक्निकल इवैल्यूएशन के हिसाब से देखो तो 4 लाख आता है, और जो पुराने वाले सिस्टम के हिसाब से देखो तो 5 लाख आता है। तो अब आपसे कहता क्या है ये कि वही कि ये क्या है, ये चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी है या चेंज इन अकाउंटिंग एस्टीमेट है। तो एक तरीके से देखिए ये चेंज इन अकाउंटिंग एस्टीमेट है। क्यों?
क्योंकि देखिए अमाउंट डिसाइड करना जो होता है ना वो अकाउंटिंग एस्टीमेट होता है। आप प्रोविजन बनाते हो या नहीं बनाते हो ये पॉलिसी का पार्ट है, लेकिन प्रोविजन कितना अमाउंट बनाती है और किस बेस पर बनाती है वो अकाउंटिंग एस्टीमेट होता है। ठीक है, तो ये एक अकाउंटिंग एस्टीमेट होता है, यही आंसर आपका लिखा हुआ है इसमें। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 का वन पार्ट। और क्वेश्चन नंबर 2 का देखिए, एक अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज की इन्होंने, फीफो से वेटेड एवरेज पर गए, तो उसके बारे में बताना था कि फीफो से वेटेड एवरेज पर गए तो कितना प्रॉफिट पर असर पड़ेगा और कितना स्टॉक पर पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि इसमें स्टॉक की वैल्यू दे रखी है फीफो मेथड से और स्टॉक की वैल्यू दे रखी है वेटेड एवरेज मेथड से, तो इन्होंने फीफो से वेटेड एवरेज की तरफ चले गए, तो जिसकी वजह से इनके स्टॉक की वैल्यू भी घट गई और इनके प्रॉफिट की वैल्यू भी घट गई। बस वही बताना था यहां पर आंसर में। तो ये क्वेश्चन बिल्कुल स्टडी मटेरियल का क्वेश्चन है। अच्छा, अब आइए जरा क्वेश्चन नंबर 2A। क्वेश्चन नंबर 2A जो है वो था 10 नंबर का, और ये क्वेश्चन था आपका इंश्योरेंस क्लेम चैप्टर से। इंश्योरेंस क्लेम चैप्टर से ये क्वेश्चन था, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था बच्चों, और आसान क्वेश्चन था बिल्कुल, यानी आप समझ लीजिए बिल्कुल लड्डू क्वेश्चन 10 नंबर में इंश्योरेंस क्लेम से। तो क्या था इसमें, एक तो प्रीवियस ईयर के फिगर दे रखे थे, फिर करंट ईयर के फिगर दे रखे थे। करंट ईयर में आग लगी, उसका आपको स्टॉक का लॉस निकालना था कि कितना लॉस ऑफ स्टॉक हुआ ऑन द डेट ऑफ फायर, फिर एक्चुअल में लॉस कितना हुआ, और उसके बाद फिर इंश्योरेंस क्लेम बताना था कि हमको इंश्योरेंस कंपनी से कितना क्लेम लेना चाहिए। एक तो इसमें जो मेन पॉइंट था वो था जीपी रेशो निकालने का। क्वेश्चन ने इसमें एक पॉइंट डाल दिया, और वो पॉइंट क्या था, क्वेश्चन ने कहा कि जो सेलिंग प्राइस है वो 20% से बढ़ गया 1/1/2021 से। बस इतना पॉइंट उसने क्या डाल दिया जिससे जीपी रेशो आपका चेंज हो जाएगा। कैसे चेंज हो जाएगा, प्रीवियस ईयर का जीपी रेशो आया 20%। इस क्वेश्चन में आपने प्रीवियस ईयर का ट्रेडिंग अकाउंट बनाया और प्रीवियस ईयर का ट्रेडिंग अकाउंट बनाकर जीपी रेशो निकाला 20%। 20% जीपी रेशो का मतलब होता है, अगर मैं आपको बताऊं कि 20% जीपी रेशो का मतलब जानते हो क्या होता है? इसका मतलब यह होता है कि अगर 100 रुपए सेल प्राइस होता है तो आपका 20 रुपए जीपी होता है, इसका मतलब 80 रुपए कॉस्ट होता है। इसका यह मतलब हुआ। ठीक है, अब हुआ क्या, आपका सेल प्राइस जो है करंट ईयर में 100 रुपए से 20% बढ़कर 120 हो गया, लेकिन कॉस्ट के बारे में कुछ नहीं बोला, तो कॉस्ट 80 ही रहा। तो इसका मतलब जो जीपी हो गया आपका वो 40 हो गया। तो आपको जीपी रेशो निकालना था करंट ईयर के लिए, तो वो जीपी रेशो आना था 40 डिवाइडेड बाई 120 इंटू 100, यानी 33 1/3% और 1/3 ऑन सेल। ये आपका जीपी रेशो था करंट ईयर का। ठीक है, मेन पॉइंट इस क्वेश्चन में बस यही था, जीपी रेशो निकालना। यानी प्रीवियस ईयर का जीपी रेशो आया 20%। जब हमें अगर ये पॉइंट ना गिवन होता कि 20% बढ़ गया, तो जो प्रीवियस ईयर का जीपी रेशो होता है वही हम करंट ईयर का जीपी रेशो ले लेते हैं, जब तक कोई और ट्रेंड ना गिवन हो। लेकिन इस क्वेश्चन में दे रखा था सेलिंग प्राइस 20% से बढ़ गया करंट ईयर में, इसका मतलब अगर सेलिंग प्राइस बढ़ गया तो कॉस्ट तो वही रहा, कॉस्ट में तो इंक्रीमेंट नहीं हुआ, तो इसका मतलब जीपी रेशो में चेंज आ जाएगा फिर। तो जीपी रेशो हो गया 1/3 ऑन सेल। जो जीपी रेशो पिछली बार 1/5 ऑन सेल था यानी 20%, इस बार वो 1/3 ऑन सेल हो गया। और उसके बाद इसी को लेकर आपको क्वेश्चन बनाना था। ठीक है, तो देखिए बाकी क्या चीजें थी, बाकी तो बिल्कुल नॉर्मल सारी चीजें थी, वही सेल, वही परचेज, वही ओपनिंग स्टॉक, वही क्लोजिंग स्टॉक, वही वेजेस। ठीक है, और कुछ इसमें इनमें ऐसी भी चीजें थी कि जैसे अप्रूवल बेसिस पर भेज रखा था गुड्स, जिसमें से कुछ का अप्रूवल आ गया, कुछ का नहीं आया। तो जिसका अप्रूवल नहीं आया उसको आपको सेल से हटाकर स्टॉक विद कस्टमर करके उसकी कॉस्ट में लिखना था। ठीक है, स्टॉक विद कस्टमर करके ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखना था कॉस्ट वैल्यू पर। तो ये कुछ चीजें, कुछ आपको सैंपल के तौर पर देने थे, दिया था, तो वो भी
उसकी भी कॉस्ट भी आपको ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखना था। तो मैं इसका सॉल्यूशन देखिए आपको दिखाता हूं। ये तो है ट्रेडिंग अकाउंट प्रीवियस ईयर का। तो प्रीवियस ईयर का ट्रेडिंग अकाउंट हमने बनाया, उसमें जीपी निकल कर आया 1,10,000, सेल था 5,50,000, तो जीपी रेशो प्रीवियस ईयर का आया 20%। फिर हमने करंट ईयर का जीपी रेशो निकाला। देखिए ये मैंने करंट ईयर का जीपी रेशो निकाल कर दिया कि सेल बढ़ गया 120 हो गया, कॉस्ट 180 रहा, जीपी हो गया 40, जिसकी वजह से आपका जीपी रेशो चेंज हो गया, तो 1/3 ऑन सेल हो गया। ठीक है, फिर अप टू द डेट ऑफ फायर तक का हमने ट्रेडिंग अकाउंट बनाया, और इस ट्रेडिंग अकाउंट में देखिए ये निकल कर आया स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर 121,967। जिस दिन आग लगी गोडाउन में उस दिन इतना स्टॉक था। ठीक है, और फिर हमने निकाला एक्चुअल लॉस ऑफ स्टॉक। ये इतना स्टॉक जल गया, इतना आपके गोडाउन में मौजूद था, मतलब सॉरी इतना आपने बचा लिया गोडाउन से, बाकी 1 लाख रुपए का आपका स्टॉक जल गया, जो आपका एक्चुअल में लॉस हुआ। और उसके बाद आप सबको पता है हम एक फॉर्मूला लगाते हैं, एवरेज क्लॉज अगर होता है तो पॉलिसी अमाउंट डिवाइडेड बाई स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर इनटू एक्चुअल लॉस, और ये आपका इंश्योरेंस क्लेम आ जाता है। तो ये आपका इंश्योरेंस क्लेम था 57,933, 393 रुपए। ठीक है, बताओ। तो ये क्वेश्चन बहुत आसान क्वेश्चन था। उसके बाद बच्चों इन्वेस्टमेंट का क्वेश्चन आया, और इन्वेस्टमेंट का क्वेश्चन 10 नंबर का क्वेश्चन था, लेकिन इसमें बस एक पॉइंट उन्होंने थोड़ा सा डिविडेंड वाला पॉइंट जो था वो थोड़ा सा इसमें डाल दिया गया। और डिविडेंड का पॉइंट क्या था, उसमें एक प्री पार्ट था, प्री एक्विजिशन डिविडेंड था, और कुछ पोस्ट एक्विजिशन डिविडेंड था। प्री एक्विजिशन डिविडेंड जो होता है वो इन्वेस्टमेंट अकाउंट में क्रेडिट होता है, और पोस्ट एक्विजिशन डिविडेंड जो होता है वो पीएनएल में जाता है। तो बस वो पॉइंट था इसमें क्वेश्चन में, बाकी बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन था, यानी लड्डू क्वेश्चन था अगर उस पॉइंट को मैं हटा दूं तो। ठीक है, प्री और पोस्ट वाले डिविडेंड को। हाँ जी, इंश्योरेंस क्लेम वाले में तो जीपी था मेन। अच्छा, इसमें प्री और पोस्ट डिविडेंड का पॉइंट था एक, और प्री और पोस्ट डिविडेंड का क्या पॉइंट था वो मैं आपको यहां पर देखिए बता देता हूं। यहां पर देखिए आपका यानी जिस कंपनी ने ये शेयर्स खरीदे हैं उसका अकाउंटिंग ईयर एंड होता है 31 मार्च को, और जिस कंपनी के शेयर आपने खरीदे हैं उसका अकाउंटिंग ईयर खत्म होता है 31 दिसंबर को। तो जिस कंपनी के आपने शेयर खरीदे उसने आपको डिविडेंड दिया, लिखा हुआ है रिसीव डिविडेंड 22% ऑन शेयर इन एक्स वाई लिमिटेड फॉर द ईयर इंडेड 31 दिसंबर 2020। इसका मतलब यह हुआ कि एक्स वाई लिमिटेड ने डिविडेंड बांटा फॉर द ईयर इंडेड 31 दिसंबर 2020, मतलब उनका कैलेंडर ईयर जो है वो अकाउंटिंग ईयर है। तो फॉर द ईयर इंडेड 31 दिसंबर 2020 का मतलब होता है 1 जनवरी 2020 से लेकर 31 दिसंबर 2020। तो इस पीरियड का उन्होंने डिविडेंड बांटा आपको। ठीक है, तो आपको डिविडेंड देखिए, मैं यहां पर जरा आपको एक चीज दिखाता हूं। कंपनी ने जो डिविडेंड बांटा वो बांटा 1 जनवरी 2020 से लेकर 31 दिसंबर 2020। ये डिविडेंड बांटा इस पीरियड के लिए, तो इसका मतलब उन्होंने प्रॉफिट भी इसी पीरियड के लिए का ही यूज किया होगा। कंपनी ने जो प्रॉफिट कमाया होगा 1 जनवरी 2020 से लेकर 31 दिसंबर 2020 तक, उसी का ही डिविडेंड यहां पर कंपनी ने उसी पीरियड का यानी इस पीरियड का डिविडेंड यहां पर जाकर बांटा है। तो प्रॉफिट भी इसी पीरियड का यूज किया होगा। बताइए, कंपनी ने 1 जनवरी 2020 से लेकर 31 दिसंबर तक का जो प्रॉफिट कमाया होगा इसी प्रॉफिट को यूज किया होगा यहां डिविडेंड बांटने के लिए, जो उसने 1 मार्च को डिविडेंड बांटा है। ठीक है, आपने यानी पीपी लिमिटेड, पर्पल लिमिटेड ने जो शेयर खरीदे हैं वो खरीदे हैं 1/4 को। अब आपको यहां डिविडेंड तो मिला, कितना डिविडेंड मिला 22% है, और आपके पास शेयर्स थे, कितने थे शेयर्स एक बार देख लेता हूं। आपके पास शेयर्स थे आपके पास शेयर्स थे 6,000,
और 5 रुपए का एक शेयर है, तो इसका मतलब 6000 इंटू 5 रुपए फेस वैल्यू है, तो 30,000 का 22%। आपको डिविडेंड मिला होगा यहां पर 6600 रुपए। ये जो 6600 का डिविडेंड आपको मिला है ना, वो यहां से लेकर यहां तक का जो प्रॉफिट है उसमें से मिला है। तो आपके लिए 3 महीने का जो प्रॉफिट है ना, वो प्री प्रॉफिट होगा, और 9 महीने का प्रॉफिट जो होगा ना, वो पोस्ट प्रॉफिट होगा। मतलब आपने शेयर यहां खरीदे, तो यहां के बाद कंपनी ने जो भी प्रॉफिट कमाया होगा वो प्रॉफिट आपके लिए पोस्ट प्रॉफिट है, और इससे पहले कंपनी ने जो भी प्रॉफिट कमाया होगा वो प्रॉफिट आपके लिए प्री प्रॉफिट है। अगर इस प्रॉफिट में से आपको डिविडेंड मिलता है तो वो आपके लिए प्री डिविडेंड होता है, और इस प्रॉफिट में से आपके लिए डिविडेंड मिलेगा तो वो आपके लिए पोस्ट डिविडेंड कहलाएगा। ठीक है, तो ये 6600 जो है ना, इसमें से 3 महीने का डिविडेंड जो है वो आपके लिए प्री डिविडेंड था, और इस डिविडेंड को ये 1650 आया होगा, और ये 1650 रुपए जो है ये इन्वेस्टमेंट अकाउंट में क्रेडिट होने थे, और बाकी जो बचा 4950 वो डिविडेंड जो है आपको पीएनएल में लेकर जाना था। ठीक है, ये ट्रीटमेंट था। बस इस क्वेश्चन में ये एक पॉइंट था जिसका सॉल्यूशन तो मैंने बना दिया है यहां पर। देखिए, ये मैंने यहां पर देखिए जो डिविडेंड उसको मिला है उसमें से 1650 मैंने इन्वेस्टमेंट अकाउंट की क्रेडिट साइड में लिखा है, बाकी 4950 इनकम में लिखा है, इनकम वाले कॉलम में। ठीक, बाकी बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन था, बाकी बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन था, और क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था। ठीक है, बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन था। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब आता है भाई क्वेश्चन नंबर 3A। 3A जो है वो ब्रांच अकाउंटिंग का क्वेश्चन है, 10 नंबर का। मैं ब्रांच से इतना आसान क्वेश्चन एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, इतना बिल्कुल लड्डू क्वेश्चन। मैं सोच रहा था ब्रांच से क्वेश्चन आएगा तो कुछ दमदार क्वेश्चन होगा थोड़ा बहुत, लेकिन ये तो बस क्या बताऊं मैं, बिल्कुल लड्डू क्वेश्चन था, कुछ था ही नहीं क्वेश्चन में। कम से कम इंस्टीट्यूट को कुछ तो लेवल बढ़ाकर देना चाहिए था, कुछ भी नहीं दिया इसमें। डेल्टा लिमिटेड हैज ए ब्रांच एट कानपुर। गुड्स आर इनवॉइस्ड फ्रॉम हेड ऑफिस टू ब्रांच एट कॉस्ट प्लस 50%। यानी अगर 100 रुपए कॉस्ट है तो उसमें 50% ऐड करके 150 रुपए में ये ट्रांसफर करते हैं। ब्रांच रेमिट्स ऑल कैश रिसीव्ड टू हेड ऑफिस एंड ऑल एक्सपेंसेस आर मेड बाय हेड ऑफिस। ब्रांच के जो भी खर्चे होते हैं वो हेड ऑफिस पे करता है। ठीक है, और जो भी कैश हेड ऑफ ब्रांच को मिलता है वो हेड ऑफिस को वापस कर दिया जाता है। Prepare necessary ledger account in the books of Delta Limited under stock and debtor system to show the profit earned at the branch during the year for the year ending 31 मार्च 2021. Following information related to branch is given. ओपनिंग स्टॉक दे रखा है 31,200 इनवॉइस वैल्यू पर, डेटर्स दे रखे हैं 17,400, गुड्स इनवॉइस्ड एट कॉस्ट दे रखा है, इसको इनवॉइस वैल्यू बनाना था, तो इनवॉइस वैल्यू बनाओगे इसमें 50% ऐड करके, तो ये वैल्यू आ जानी थी 1,08,000। ठीक है, फिर कैश सेल और क्रेडिट सेल किया, फिर गुड्स रिटर्न बाय डेटर्स, सरप्लस इन स्टॉक, एक्सपेंसेस एट ब्रांच, डिस्काउंट अलाउड और क्लोजिंग डेटर्स। ये बेटा बिल्कुल हलवा क्वेश्चन था, मैं क्या बोलूं, इसको बताशा क्वेश्चन बोल सकता हूं। ठीक है, आपके लिए तो सारे क्वेश्चन ही लड्डू है। अरे भाई मेरे लिए नहीं, बाकी में ये लड्डू ही क्वेश्चन था। अगर आपने ब्रांच अकाउंट नहीं पढ़ा है ना, तो जब आप ब्रांच अकाउंट पढ़ लोगे, जिन्होंने पढ़ा होगा उनको पता होगा, और जिन्होंने नहीं पढ़ा होगा जब वो पढ़ेंगे तो जब इस क्वेश्चन को वो करने बैठेंगे तब उनको पता चलेगा कितना लड्डू क्वेश्चन था ये। चलिए, ब्रांच स्टॉक अकाउंट बनाना था, ब्रांच स्टॉक से क्लोजिंग बैलेंस निकलना था स्टॉक का, उसके बाद ब्रांच डेटर्स अकाउंट बनाना था, बहुत आसान बिल्कुल बच्चों वाला, ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट बनाना था, ठीक है, ब्रांच पीएनएल अकाउंट बनाना था, ब्रांच जीएसटी भी बनाना था। बस ये 5 अकाउंट बनाने थे, प्रॉफिट निकाल के देना था, 14,700 प्रॉफिट आया है। ठीक है, समझ में आती है बात? ये था आपका ब्रांच का क्वेश्चन। अब आते हैं, देखिए डिपार्टमेंटल का क्वेश्चन 3B,
10 मार्क्स का क्वेश्चन था डिपार्टमेंटल का, बिल्कुल सेम क्वेश्चन जो स्टडी मॉड्यूल में भी है और जो मेरी बुक में भी है। मेरी बुक में ऐसे 2 क्वेश्चन है, ठीक है, 2 क्वेश्चन है मेरी बुक में, सेम बिल्कुल। बल्कि ये क्वेश्चन थोड़ा आसान है, जो आपके मॉड्यूल में दे रखा है और जो हमारी बुक में है उससे तो बहुत आसान क्वेश्चन है। हमारी बुक में और स्टडी मॉड्यूल में जो दे रखा है वो आईडीटी का रिटर्न दे रखा है, इसमें आईडीटी का रिटर्न भी नहीं है, सिर्फ आईडीटी है, इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफर, ठीक है। और क्लास में मैं क्वेश्चन इसको करवाया हुआ क्वेश्चन है, और बच्चों ने जो एक क्वेश्चन होमवर्क देता हूं तो वो क्वेश्चन भी बच्चे फटाफट बनाकर दे देते हैं, कुछ भी नहीं था इस क्वेश्चन में, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में क्या बनाना था, एक तो ट्रेडिंग अकाउंट बनाना था, डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग, और दूसरा कंसोलिडेटेड ट्रेडिंग अकाउंट बनाना था। बस स्टॉक रिजर्व का पॉइंट था, एक डिपार्टमेंट का जीपी रेशियो 20% आया, दूसरे का 15% आया, ठीक है। बस आपको स्टॉक रिजर्व निकालकर क्लोजिंग स्टॉक जो फिनिश गुड्स का था उसमें से माइनस करके कंसोलिडेटेड ट्रेडिंग अकाउंट में माइनस करना था। कैसे, देखो ये जो है आपका डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग अकाउंट है, ये डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग अकाउंट है। उसके बाद में ये कंसोलिडेटेड ट्रेडिंग अकाउंट है, और वर्किंग नोट में यहां पर देखिए एडजस्टेड परचेज निकालना था, ये जीपी रेशियो निकालना था, और ये स्टॉक रिजर्व निकालना था। बस ये टोटल स्टॉक रिजर्व जितना भी आया था 7000 समथिंग, ठीक है, 7065, वो यहां से ये माइनस करना था। ये देखो क्वेश्चन में कुछ था ही नहीं, बिल्कुल मैं तो कहता हूं इस बार का पेपर तो बिल्कुल एवरेज से भी कम था, कुछ भी नहीं था पेपर में। आइए अब आते हैं आंसर टू क्वेश्चन नंबर 4। अच्छा, ये क्वेश्चन बेटा 20 नंबर का पूरा क्वेश्चन। अब इंस्टीट्यूट ने उसने कहा अलग अलग क्वेश्चन हम दे नहीं पा रहे हैं कि बोनस से अलग, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर से अलग, डिवेंचर से अलग, तो उन्होंने क्या करा, एक ही क्वेश्चन में तीनों चीजें डाल दी। इस क्वेश्चन में बोनस भी है, इस क्वेश्चन में रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर भी है, इस क्वेश्चन में रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स भी है। तीनों क्वेश्चन, तीनों चैप्टर के क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन में मिक्स करके दे दिया उसने, और बैलेंस शीट भी पूछ ली कि बैलेंस शीट बनाकर दिखाओ, ठीक है। तो क्या है इस क्वेश्चन में, जरा एक बार क्वेश्चन पढ़ता हूं, देखो। एक तो ऑथराइज्ड कैपिटल दे रखी है, ठीक है, फिर सिक्योरिटी प्रीमियम दे रखा है, जनरल रिजर्व दे रखा है, पीएनएल दे रखा है, 7500 9% डिवेंचर दे रखे हैं, क्रेडिटर्स दे रखे हैं। अच्छा, फिगर ऊपर नीचे हो गए हो तो आप देख लेना। फिर इधर पीपीई दे रखा है, इन्वेस्टमेंट दे रखा है, फिर डेटर्स दे रखे हैं, कैश एंड बैंक बैलेंस दे रखा है। आगे, इन एनुअल जनरल मीटिंग हेल्ड ऑन 15 मई 21 द कंपनी पास द फॉलोइंग रेजोल्यूशन। क्या रेजोल्यूशन पास किया कंपनी ने? टू रिडीम 10% प्रीफरेंस शेयर एट ए प्रीमियम ऑफ 5%। कंपनी ने एक रेजोल्यूशन पास किया कि जो प्रीफरेंस शेयर है वो 5% प्रीमियम पर रिडीम करना है। फिर दूसरा रेजोल्यूशन पास किया टू रिडीम 9% डिवेंचर बाय मेकिंग ऑफर टू डिवेंचर होल्डर टू कन्वर्ट देयर होल्डिंग इनटू इक्विटी शेयर एट 40 पर शेयर और एक्सेप्ट कैश ऑन रिडम्पशन। उनसे कहा डिवेंचर होल्डर से या तो इक्विटी शेयर ले लो 40 रुपए के हिसाब से, या फिर कैश ले लो, ठीक है। और फिर टू इश्यू फुली पेड बोनस शेयर इन द रेशियो ऑफ 1 शेयर फॉर एवरी 3 शेयर हेल्ड ऑन 31 मार्च 2021। 31 मार्च को आपके पास जितने शेयर हैं, तो जिसके पास 3 शेयर हैं उसको 1 शेयर, यानी 1:3, 3 के बदले 1, तो बोनस शेयर के लिए आपने रेजोल्यूशन पास किया। आगे कहता है रिडम्पशन ऑफ प्रीफरेंस शेयर एंड डिवेंचर विल बी पेड थ्रू कंपनीज कैश एंड बैंक बैलेंस सब्जेक्ट टू लीविंग ए मिनिमम कैश एंड बैंक बैलेंस ऑफ ₹2 लाख। कहते हैं 2 लाख रुपए छोड़कर बाकी सब यूज कर लेना है, किस लिए? रिडम्पशन के लिए, और डिवेंचर के रिडम्पशन के लिए, प्रीफरेंस शेयर के रिडम्पशन के लिए। फिर एक रेजोल्यूशन और पास किया टू इश्यू सफिशिएंट नंबर ऑफ इक्विटी शेयर एट 40 पर शेयर एज रिक्वायर्ड टू फाइनेंस द रिडम्पशन ऑफ प्रीफरेंस शेयर एंड डिवेंचर। अगर और पैसों की जरूरत पड़ी तो इक्विटी शेयर इश्यू कर दो जितने पैसों की जरूरत पड़ेगी, ठीक है।
उसके बाद 5 जून को इन्वेस्टमेंट बेच दिए 1680 के और प्रीफरेंस शेयर रिडीम कर दिए। फिर कहता है 30% ऑफ डिवेंचर होल्डर एक्सरसाइज देयर ऑप्शन टू एक्सेप्ट कैश एंड द क्लेम वेर सेटल्ड ऑन 1 अगस्त 2021। इसका मतलब 100% में से 30% ने कहा हमको कैश दे दो, इसका मतलब 70% ने कन्वर्ट करवा लिया। कन्वर्ट मतलब जो उनको इक्विटी शेयर का ऑफर दिया था तो उन्होंने इक्विटी शेयर ले लिए। 30% ने कैश ले लिया, बाकी 70% ने इक्विटी शेयर ले लिए। द बोनस इशू वाज कंक्लूडेड बाय 10 अगस्त। बोनस इशू 10 तारीख को होगा। You are requested to generalize the above transaction including cash transaction and prepare balance sheet of 30 September. All working notes should form part of your answer. ठीक है, अब इस क्वेश्चन में देखिए, पहले तो हमने कैलकुलेशन की। क्या कैलकुलेशन की? हमने ये कैलकुलेशन की कि हमें कितने शेयर इशू करने पड़ेंगे कैश की रिक्वायरमेंट के लिए। तो हमने देखा हमें कोई शेयर इशू नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि सिर्फ 30% डिवेंचर होल्डर ने कैश एक्सेप्ट किया, तो बाकी ने कन्वर्जन करवा लिया। तो हमें कैश की जो जरूरत पड़ना थी वो पड़ी ही नहीं, बल्कि हमारे पास और कैश बचा हुआ रह गया काफी सारा। तो देखिए, सिंस ओनली 30% डिवेंचर होल्डर एक्सरसाइज कैश ऑप्शन, सो कंपनी हैज सफिशिएंट कैश टू रिडीम प्रीफरेंस शेयर एंड डिवेंचर, सो नो नीड टू इशू फ्रेश इक्विटी शेयर्स। इक्विटी शेयर फ्रेश इशू करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, फिर एंट्री देखिए कैसे बनती है, आपको बताइए। प्रीफरेंस शेयर का रिडम्पशन ये ड्यू करेंगे, फिर डिवेंचर का रिडम्पशन ड्यू करेंगे। उसके बाद इन्वेस्टमेंट बेच दिया आपने 5 तारीख को, फिर 5 को ही प्रीफरेंस शेयर होल्डर का पेमेंट कर दिया। अच्छा, जितना प्रीफरेंस शेयर का पेमेंट किया उतना ही कैपिटल का आपने सीआरआर बनाया और प्रीमियम को राइट ऑफ कर दिया। एंट्री बनाते हो, जनरल रिजर्व आपके पास सफिशिएंट है, तो जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू सीआरआर 15 लाख का कैपिटल और 75,000 का प्रीमियम ऑन रिडम्पशन था, वो राइट ऑफ कर दिया जनरल रिजर्व से। फिर देखिए, डिवेंचर होल्डर 7.5 लाख के थे, उसमें से 30% को तो कैश दे दिया, बाकी ने इक्विटी शेयर ले लिया। 7.5 लाख में से 225 माइनस करो, बाकी जो बचा उसको 40 से डिवाइड करिए, तो नंबर ऑफ शेयर आ जाएंगे कितने उनको इशू करना है। तो एक शेयर है 10 रुपए का, तो इक्विटी शेयर कैपिटल 13,125 इंटू 10 और बाकी सिक्योरिटी प्रीमियम में चला जाएगा। ठीक है, ये 30 रुपए होगा, गलती से 40 हो गया। ठीक है, वो फिगर मैंने कैलकुलेशन सही की, यहां वो 30। अच्छा, ये हो गया। फिर बोनस इशू, सीआरआर से पहले करेंगे बोनस इशू। टोटल 3 लाख का आपने बोनस इशू करना है, तो सीआरआर आपके पास था जो आपने प्रीफरेंस शेयर को रिडीम करने पर बनाया था, तो उससे बोनस इशू हो जाएगा। फिर बोनस टू शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, ये एंट्री बनानी थी। ये तो होगी जनरल एंट्री। उसके बाद बैलेंस शीट बनानी थी। ठीक है, बस इतनी बड़ी एक बैलेंस शीट बननी थी। ये 20 नंबर का क्वेश्चन था। अब बताइए ये आसान क्वेश्चन था या नहीं था? ये नोट्स टू अकाउंट देखिए। ठीक है, 2 नोट्स टू अकाउंट बनने थे बस, यानी 20 नंबर का क्वेश्चन था ये, 20 नंबर का। जिसने भी अगर ये 3 चैप्टर पढ़े हैं तो उसने ये क्वेश्चन छोड़ा होगा? कभी नहीं छोड़ा होगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन था। बताइए। अच्छा, ये था क्वेश्चन नंबर 4। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में 2 क्वेश्चन थे, क्वेश्चन नंबर 5 का ए और क्वेश्चन नंबर 5 का बी। ए था प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन से, जो 12 नंबर का क्वेश्चन आया। बहुत ही आसान क्वेश्चन, बहुत ही आसान क्वेश्चन, लड्डू क्वेश्चन। बस एक पॉइंट था, उसकी भी अजम्पशन हमको माननी थी। क्या था? डोनेशन टू पॉलिटिकल पार्टी, जिसमें बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं कि कुछ हो गए हों, लेकिन इसका यही मानना था कि हमने मानना था कि या तो आप मान लो कि भैया कंपनी बनने से पहले पे किया था या कंपनी बनने के बाद, या तो प्री होगा या पोस्ट होगा। तो जनरली इसको यही मानते हैं कि कंपनी ने ही पॉलिटिकल डोनेशन दी होगी। ठीक है, तो इसको पोस्ट पीरियड में लेना था। बाकी तो बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन था। क्या नॉर्मल था बच्चों? इसमें क्या था देखो, सेल्समैन कमीशन, जीपी रेशियो था, एक तो जीपी था, तो जीपी को तो आपको बांटना था किसमें? सेल रेशियो में। फिर सेलमैन कमीशन सेल रेशियो में, डिस्काउंट अलाउड सेल रेशियो में, कैरिज आउटवर्ड सेल रेशियो में बांटना था, फ्री सैंपल सेल रेशियो में बांटना था, आफ्टर सेल सर्विस चार्जेस सेल रेशियो में बांटना था, डायरेक्टर फीस पोस्ट में ले जाना था, ऑडिट फी कंपनी की है तो पोस्ट में ले जाना था, टैक्स ऑडिट फी सेल रेशियो में बांटना था। ठीक है, अच्छा, सैलरी टू जनरल स्टाफ टाइम रेशियो में बांटना था, फॉर्मेशन एक्सपेंसेस पोस्ट में ले जाना था, रेंट ऑफिस बिल्डिंग का ये एक्चुअल, इसके नीचे कोई एक इंफॉर्मेशन दे रखी है तो एक्चुअल करना था। अगर कोई इंफॉर्मेशन नहीं होती है
तो उसको हम टाइम रेशो में बांटते हैं रेंट को। 12 मार्क्स का क्वेश्चन। ठीक है, जर्नल एक्सपेंसेस टाइम के रेशो में करना था, डोनेशन टू पॉलिटिकल पार्टी पोस्ट में ले जाना था, जर्नल ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस टाइम रेशो में बांटना था। ठीक है, बस रेंट के बारे में ये दे रखा था कि 2000 पर मंथ था 30 सितंबर तक, उसके बाद रेंट बढ़ा दिया 500 रुपए महीना यानी 2500 हो गया। तो 4 महीने इसमें प्री था, तो आपको क्या करना था, 2000 इंटू 4 था या कितना था, 3 महीने था, 3 महीने प्री पीरियड था, तो 2000 इंटू 3 6000 रुपए रेंट जो था प्री पीरियड का था, और बाकी जो 21000 रेंट था वो पोस्ट पीरियड का था। तो ये तो रेंट का पॉइंट था। बस बाकी बताओ बच्चों, ये 12 नंबर का क्वेश्चन बिल्कुल बताशा क्वेश्चन। ठीक है, जीसीए इंटर का है, बताशा क्वेश्चन, बताशा लड्डू क्वेश्चन जिसको बोलते हैं। नहीं, लड्डू तो फिर भी थोड़ा सा सख्त होता है, बताशा तो बिल्कुल मुंह में जाते ही घुल जाता है। ठीक है, ये वो क्वेश्चन है। हाँ, क्लास में किए हैं। अच्छा, उसके बाद था क्वेश्चन, ये क्वेश्चन देखो मैंने इसका सॉल्यूशन बनाकर भी दे दिया है यहां पर। ये है सेल रेशो वगैरह सब मैंने कैलकुलेट करके दिया हुआ है। अच्छा, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5B। ये था 8 नंबर का क्वेश्चन, और ये था हायर परचेज का क्वेश्चन था ये। ठीक है बेटा, ये हायर परचेज का क्वेश्चन था। ये भी बिल्कुल किताब का क्वेश्चन है, यानी मेरी किताब में एक क्वेश्चन नंबर मुझे ध्यान नहीं है, उसमें इंस्टॉलमेंट 6000 की दे रखी है, इसमें इंस्टॉलमेंट बस 25000 की दे रखी है। बाकी बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन। पहले कैश प्राइस निकालना था उल्टा चल के, वही उल्टा मतलब लास्ट इंस्टॉलमेंट से। ठीक है, और कैश प्राइस निकालने के बाद फिर इंटरेस्ट लगाते जाना था। तो ये भी बहुत 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 आसान क्वेश्चन था, क्या बताऊं मैं इसको। देखिए, एबीसी लिमिटेड एक्वायर्ड ए मशीन ऑन हायर परचेज फ्रॉम पी लिमिटेड विद टर्म पेमेंट इज 4 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट। द एनुअल इंस्टॉलमेंट इज कमेंसिंग फ्रॉम द डेट ऑफ एग्रीमेंट साइंड बाई बोथ पार्टीज। ठीक है, मतलब जिस दिन आपने साइन किया उसके बाद से इंस्टॉलमेंट मतलब उसके साल एंड में, उस साल के एंड से इंस्टॉलमेंट देना शुरू कर दोगे। द पेमेंट ऑफ एनुअल इंस्टॉलमेंट इज 25000 एट द एंड ऑफ ईच ईयर। द इंटरेस्ट इज 25% एंड इज इंक्लूडेड इन एनुअल इंस्टॉलमेंट। एबीसी लिमिटेड कुड नॉट पे थर्ड एनुअल इंस्टॉलमेंट एंड डिक्लेयर्ड परचेज डिफॉल्टेड, whereupon the P Limited act to repurchase the machinery. A Limited is providing depreciation on machinery 20% per annum on diminishing balance method. You are required to prepare machinery account in the books of ABC Limited. Working note form part of your answer. यानी पहले तो निकालना था कैश प्राइस। तो देखिए, ये इस वर्किंग नोट बनाकर हमने निकाला कैश प्राइस, ये कैश प्राइस आया, ये टोटल इंटरेस्ट है। ठीक है, ये कैश प्राइस। फिर उसके बाद क्या बनाना था, एक तो आपको बनाना था मशीनरी अकाउंट, जो आप बचपन में पढ़ते हो कि मतलब 2P लिमिटेड जिससे खरीदा उसका नाम, फिर बाई डेप्रिसिएशन, फिर टू बैलेंस बीडी, फिर बाई डेप्रिसिएशन, फिर टू बैलेंस बीडी, और उसके बाद इधर बनाना था आपको उसका अकाउंट बाई मशीनरी, बाई इंटरेस्ट, फिर टू बैंक यानी टू कैश, फिर बैलेंस सीडी, फिर उसने लास्ट इंस्टॉलमेंट उसने डिफॉल्ट कर दिया, जितना अमाउंट ड्यू होता है वो हम ट्रांसफर कर देते हैं एसेट अकाउंट में यहां पर। ठीक है, और यहां प्रॉफिट आ गया इसका रिपोजिशन का। बस कैश प्राइस निकालना था इस क्वेश्चन में, और तो कुछ भी नहीं था। तो ये हो गया क्वेश्चन 5। अच्छा, अब लास्ट क्वेश्चन है 6 नंबर, और 6 नंबर क्वेश्चन मैंने अभी आपको बताया ये क्वेश्चन क्या था। ये तो बस क्या बताऊं मैं आपको, 11th क्लास के क्वेश्चन जो आते हैं ना उसमें का क्वेश्चन थे। 11th क्लास के जो क्वेश्चन आते हैं ये उस तरीके का क्वेश्चन था। एक तो पहला क्वेश्चन अकाउंटिंग इक्वेशन का, बताइए 5 नंबर में अकाउंटिंग इक्वेशन का क्वेश्चन क्या कोई इंटरमीडिएट में पूछता है? लेकिन आपका इंस्टीट्यूट पूछता है। 11th क्लास में पूछा जाता है अकाउंटिंग इक्वेशन का क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन है देखो, मिस्टर ए इज शोइंग द कंसोलिडेटेड एग्रीगेट ओपनिंग बैलेंस ऑफ इक्विटी, लायबिलिटी एंड एसेट ऑफ रुपीज 6 लाख, 4 लाख, 10 लाख रिस्पेक्टिवली। मतलब इक्विटी है 6 लाख, लायबिलिटी है 4 लाख और एसेट है 10 लाख। तो आपको पता है एसेट इज इक्वल टू
कैपिटल प्लस लायबिलिटी, यहां कैपिटल का मतलब है इक्विटी, कैपिटल का मतलब इक्विटी, ठीक है। अच्छा, फिर कहता है ड्यूरिंग द करेंट ईयर मिसेस ए हैज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस, रिसीव 20% डिविडेंड 10,000 इक्विटी ऑन इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच हेल्ड एज इन्वेस्टमेंट। बताइए 10,000 रुपए मिले आपको इन्वेस्टमेंट पर डिविडेंड, तो इससे क्या बढ़ेगा? इससे एक तो असेट बढ़ेगी यानी कैश बढ़ेगा, और एक इक्विटी बढ़ेगी आपकी क्योंकि प्रॉफिट बढ़ेगा। फिर कहता है 70,000 पेड करे क्रेडिटर्स को फॉर सेटलमेंट ऑफ 90,000, यानी अमाउंट 70,000 पे किया क्रेडिटर्स को और सेटलमेंट हुआ 90,000 का, मतलब वही 20,000 का आपको डिस्काउंट मिल गया। तो 70,000 कम होने थे कैश में से, 90,000 कम होने थे डेटर्स क्रेडिटर से, और 20,000 प्रॉफिट हो गया, वो इक्विटी में ऐड होना था। मतलब अकाउंटिंग इक्वेशन में क्या होता था, जितना कैश गया उतना कैश से हटा दो यानी असेट से, जितना लायबिलिटी कम हुआ उतना लायबिलिटी से घटा दो, बाकी जितना प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ वो इक्विटी में एडजस्ट कर दो, ठीक है। फिर सैलरी पेंडिंग मतलब आउटस्टैंडिंग, तो इससे क्या होता है, लायबिलिटी बड़ी होगी और इक्विटी माइनस हुई होगी, क्योंकि एक्सपेंसेस है तो एक्सपेंसेस होगा तो इक्विटी कम होगी और लायबिलिटी बढ़ जाएगी। ड्रॉइंग किया 20,000, इससे असेट कम होगी यानी कैश, और इससे इक्विटी कम होगी यानी कैपिटल। You are required to prepare the statement of effect of aforesaid each transaction on closing balance sheet in the form of asset minus liability और is equal to equity after each transaction। तो देखो मैंने वही बनाया है, asset minus liability is equal to equity। अब देखिए ओपनिंग बैलेंस 10 लाख असेट है, 4 लाख लायबिलिटी है, इक्विटी है 6 लाख। अभी देखिए बराबर है, 10 में से 4 गया, 6 बचा। फिर डिविडेंड रिसीव 20,000 इधर बढ़ेगा, 20,000 इधर बढ़ेगा, तो ये हो जाएगा 10-20, ये 4 ही रहेगा और ये 6-20 हो जाएगा। तो 10-20 में से 4 माइनस करोगे तो देखो 6-20 बचेगा। हर बार इक्विटी सेम रहेगी, मतलब असेट माइनस लायबिलिटी करोगे तो इक्विटी का बैलेंस मेंटेन रहेगा। न्यू इक्वेशन देखिए, अब देखिए पेमेंट टू क्रेडिटर 70 यहां से कम हुआ, 90 यहां से कम हुआ, 20 यहां ऐड हो गया, तो ये 950 हो गया, ये 310 हो गया और ये 640 हो गया। अभी भी देखिए 950 में से 310 घटाओगे तो 640 बचेगा। फिर सैलरी स्पेंडिंग यानी ड्यू, तो 20,000 यहां ऐड होके 20,000 यहां कम हो जाएगा, तो नई इक्वेशन क्या आई 950, 330 और 620। तो देखिए अभी भी ये 620 रहेगा, 950 में से 330। लास्ट ड्रॉइंग 20 यहां से माइनस, 20 यहां से माइनस, तो 930, 330 और 6 लाख, ये लास्ट इक्वेशन हो गई। बताइए अकाउंटिंग इक्वेशन, वो कह रहा है कि उसको यकीन नहीं हो रहा, किशन जी कह रहा है कि मैंने सोचा बहुत तब पता चला। इक्विटी प्लस लायबिलिटी भी कर सकते हैं ना, ऐसा है ना, क्वेश्चन ने बोला है ये ऐसा करने के लिए। देखो क्वेश्चन ने बोला है असेट माइनस लायबिलिटी इज इक्विटी के फॉर्म में दिखाना है। क्वेश्चन ने बोला है असेट माइनस लायबिलिटी इज इक्वल टू इक्विटी, ऐसे दिखाना है, ठीक है। तो इसलिए मैंने वैसे ही दिखाया है जो क्वेश्चन ने बोला है। अच्छा आगे बढ़े जरा, ये क्वेश्चन था मैनेजरियल रेम्युनरेशन का, और कौन से वाले में, व्हेन कंपनी हैविंग नॉट सफिशिएंट प्रॉफिट, यानी जब कंपनी के पास एडिक्वेट प्रॉफिट नहीं होता, वही इफेक्टिव कैपिटल वाला क्वेश्चन था ये, ठीक है। ये इफेक्टिव कैपिटल वाला क्वेश्चन था कि इफेक्टिव कैपिटल अगर निगेटिव है या लेस देन 100 करोड़ से, तो रेम्युनरेशन 60 लाख था। अगर 100 करोड़ या उससे ज्यादा है लेकिन लेस देन आपका 250 करोड़ है तो 84 था। फिर ऐसे ही जो था नहीं 5 करोड़ था ना पहले, उसमें निगेटिव है या लेस देन 500 करोड़ है, 5 करोड़ है, ठीक है। यानी निगेटिव और लेस देन 5 करोड़ है तो आपका 60 था। फिर 5 करोड़ या उससे ज्यादा है लेकिन लेस देन 100 करोड़ है,
फिर 100 करोड़ और उससे ज्यादा था, ठीक है, तो उस हिसाब से ये क्वेश्चन था। तो इसमें इफेक्टिव कैपिटल देखिए 100 लाख आया था, तो उसी हिसाब से रेम्यूनरेशन हमको देना था। अच्छा, 6 नंबर में देखिए जरा, ये कहता है व्हाट इज मीन्ड बाय मेजरमेंट। मेजरमेंट किसको बोलते हैं भाई? किसी भी हम ट्रांजैक्शन को जब फिगर देते हैं तो उसको मेजरमेंट बोलते हैं। फिगर मतलब जब उसको नंबर्स में हम कन्वर्ट करते हैं, चाहे वो क्वांटिटी हो चाहे वैल्यू हो, तो उसको मेजरमेंट बोलते हैं, ठीक है। तो उसके बाद बेस क्या होते हैं मेजरमेंट के, ये आपको ब्रीफ में पूछा था। तो देखिए, मेजरमेंट इज द प्रोसेस ऑफ डिटरमिनिंग मनी वैल्यू एट विच एन एलिमेंट कैन बी रिकॉग्नाइज्ड इन द बैलेंस शीट और इन स्टेटमेंट ऑफ P&L। देयर आर 4 अल्टरनेटिव बेसिस ऑफ मेजरमेंट। एक तो हिस्टोरिकल कॉस्ट होती है, जिस वैल्यू पर असेट खरीदी उसी पर दिखा दो। एक करंट कॉस्ट होती है कि अगर उस असेट को आज मार्केट में खरीदने जाओ तो कितने में मिलेगी। रियलाइजेबल वैल्यू होती है कि अगर उस असेट को आज बेचने जाओ तो कितने में बिकेगी। और एक प्रेजेंट वैल्यू होती है, यानी इसको यूज करोगे तो आज की डेट में उसका प्रेजेंट वैल्यू क्या है। प्रेजेंट वैल्यू मतलब डिस्काउंटेड कैश फ्लो। डिस्काउंटेड कैश फ्लो मतलब प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर को मल्टीप्लाई करके जो आपके कैश फ्लो आने वाले हैं उसको एक प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दो तो वो प्रेजेंट वैल्यू आ जाता है। तो ये 4 बेस होते हैं अल्टरनेटिव बेस नॉर्मली, ठीक है, मेजरमेंट के। अच्छा, और एक क्वेश्चन आया था आपका, ये वाला तो बच्चों क्या बताऊं मैं, बस डिवेंचर के रिडम्पशन का क्वेश्चन था 5 नंबर में। ऐसा क्वेश्चन, ओ माय गॉड, नंबर ऑफ शेयर इश्यूड निकालने थे बस। कंपनी हैड इश्यूड 25,000 12% डिवेंचर 100 ईच ऑन 1 अप्रैल 2018। द डिवेंचर वर ड्यू फॉर रिडम्पशन ऑन 1 जुलाई 2020। द टर्म ऑफ इश्यू ऑफ डिवेंचर्स प्रोवाइडेड दैट they will be redeemable at a premium of 5% and also conferred option to convert 20% of their holding into equity share. Nominal value of 10 each at a price of ₹20 shares. ठीक है। Debenture holder holding 55,000 debenture did not exercise the option. Calculate the number of equity share to be allotted to debenture holder exercising the option to the maximum. इसका मतलब ये है बच्चों कि 25,000 डिवेंचर थे, उनको ऑप्शन दिया गया कि तुम अपनी होल्डिंग का 50% ने 20% कन्वर्ट करवा सकते हो इक्विटी शेयर्स में। अपनी होल्डिंग का 20% इक्विटी शेयर में कन्वर्ट करवा सकते हो। अच्छा, 25,000 में से 5,000 ने तो कहा हमको नहीं चाहिए, इसका मतलब बचे कितना 20,000। 20,000 में से 20% कन्वर्ट करवा सकते हैं तो 4,000। अब डिवेंचर की वैल्यू क्या थी एट ए प्रीमियम ऑफ 105, तो 105 को 20 से डिवाइड करना था, नंबर ऑफ शेयर आ जाते। बस खाली कैलकुलेटर पर सॉल्व होने वाला क्वेश्चन था। तो देखिए, डिवेंचर होल्डर हु एक्सरसाइज द कन्वर्जन ऑप्शन 20,000, कन्वर्टेबल पोर्शन 4,000, 4,000 इंटू 105 डिवाइडेड बाई 20 यानी 21,000 शेयर इशू करने थे। 21,000 शेयर इशू करने थे। ठीक है, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6D। अच्छा, 6E तो बिल्कुल ही लड्डू क्वेश्चन था। इस बार उन्होंने कहा सिंगल एंट्री से क्वेश्चन नहीं पूछते, चलो सिंगल एंट्री से 2-4 चीजें उठाओ और एक छोटा सा क्वेश्चन पूछ लो। क्या क्वेश्चन था? कहता है कंपनी सोल्ड है 20% ऑफ गुड्स ऑन कैश बेसिस एंड बैलेंस ऑन क्रेडिट बेसिस। यानी अगर 100 रुपए सेल होता है तो 20 रुपए कैश सेल होता है और 80 रुपए क्रेडिट सेल होता है। ये आपसे बोल रहा है क्वेश्चन। डेटर्स को कहते हैं 1.5 मंथ का क्रेडिट अलाउ किया जाता है, यानी जो आपके क्लोजिंग डेटर्स होते होंगे वो 1.5 महीने की सेल होती होगी, ठीक है। एंड देयर बैलेंस ऑन 31 मार्च 21 वाज 1,50,000। तो ये 1,50,000 जो है ना, ये 1.5 महीने की सेल है। तो बता सकते हो 12 महीने की सेल कितनी होगी? 12 महीने की सेल होगी 1,50,000 डिवाइडेड बाई 1.5 इंटू 12, तो ये आ जाएगा 12 लाख। ये क्रेडिट सेल आ गई पूरे साल की। ये 80% के बराबर है, तो अगर मुझे टोटल सेल निकालनी हो तो 15 लाख आ जाएगी। लो जी, ये टोटल सेल आ गई। ये
6 नंबर क्वेश्चन जो था टोटल 25 मार्क्स का था, लेकिन इसमें से 4 ही करने होते हैं। ठीक है, तो 20 नंबर का ही करना होता है। अब क्वेश्चन आपसे कहता है assume that sale is evenly spread throughout the year, purchase during the year 950, closing stock is 10,000 less than the opening stock। ठीक है, एवरेज स्टॉक मेंटेन ड्यूरिंग द पीरियड 60,000, डायरेक्ट एक्सपेंसेस 35,000। आपसे देखो पूछा क्या क्या है, कहता है एक तो क्रेडिट सेल बताओ जो मैंने निकाल ली कितनी 12 लाख, फिर कहता है टोटल सेल बताओ मैंने निकाल ली कितनी 15 लाख, फिर कहता है जीपी बताओ, जीपी के लिए मैंने ट्रेडिंग अकाउंट बना दिया। देखो टोटल सेल 15 लाख, डिक्रीज इन स्टॉक 10,000। डिक्रीज इन स्टॉक क्यों? क्वेश्चन ने कहा है कि ओपनिंग स्टॉक से क्लोजिंग स्टॉक कम था 10,000 से, तो इसका मतलब जो डिफरेंस है वो यहां लिख दो डेबिट साइड में 10,000 का। परचेज इतना दे रखा है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस इतना दे रखा है, ये जीपी आ गया, खत्म बात। आपसे ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक तो पूछा नहीं, अदरवाइज ये एवरेज स्टॉक को मैं यूज कर लेता कि ओपनिंग स्टॉक निकालने के लिए, क्लोजिंग स्टॉक निकालने के लिए, लेकिन क्वेश्चन ने जीपी पूछा, तो जीपी तो आपको बिना ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक निकाले ही निकल सकता है। क्यों? क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक इज लेस देन ओपनिंग स्टॉक, तो ओपनिंग स्टॉक ज्यादा था क्लोजिंग स्टॉक से, तो जितना ज्यादा था वो लिख दो यहां पर 10,000। अगर क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा होता तो क्रेडिट में लिख देता, इंक्रीज इन स्टॉक करके। ये आपका हुआ ग्रुप 1 का पेपर का एनालिसिस एंड सॉल्यूशन। बताओ आपको पेपर देखकर क्या लगता है, पेपर आसान है या मुश्किल है? क्यों जी, क्या लग रहा है बच्चों आपको, पेपर आसान है या मुश्किल है? इजी था। तो ये हमारा ग्रुप 1 का एनालिसिस एंड सॉल्यूशन हो गए पेपर के। अब हम लोग शुरू करेंगे एडवांस अकाउंट का। तो एडवांस अकाउंट का एनालिसिस एंड सॉल्यूशन हम लोग शुरू करेंगे। आइए पहले एडवांस अकाउंट में, अच्छा जो पेपर का मैं फिर से एक बार बता दूं, जो पेपर का पीडीएफ है वो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगा। इक्तदार मलिक सर्च करोगे आप टेलीग्राम पर जाकर तो आपको मिल जाएगा, सीए इक्तदार मलिक के नाम से सर्च करोगे तो मैं अभी थोड़ी देर में इस क्लास के बाद पेपर के सॉल्यूशन को मैं उस पर अपलोड कर दूंगा, आप लोग वहां से डाउनलोड कर सकते हो टेलीग्राम चैनल से। ठीक है, चलिए अब एडवांस अकाउंट की बारी आती है। एडवांस अकाउंट में पहले तो जरा एनालिसिस करते हैं। एनालिसिस मतलब कौन से चैप्टर से क्वेश्चन आया, कौन से नहीं आया। ठीक है, देखिए एडवांस अकाउंट में जो पहला क्वेश्चन था एज यूजुअल वो आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से ही था। जो क्वेश्चन नंबर 1 था उसका ए पार्ट जो था वो AS4 से था, कितने का 5 नंबर का क्वेश्चन। दूसरा पार्ट AS9 से था 5 नंबर का क्वेश्चन। तीसरा पार्ट AS26 से था 5 नंबर का क्वेश्चन और AS14 से था। ठीक है, चौथा क्वेश्चन। तो ये जो है आपका 4, 9, 26 और 14 ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड थे आपके ग्रुप 2 में
एडवांस अकाउंट के पेपर में पहले क्वेश्चन में 5-5 नंबर के। दूसरा क्वेश्चन आपका आया शेयर विद डिफरेंशियल राइट 5 नंबर का, और अमालगमेशन का क्वेश्चन 15 नंबर। अमालगमेशन का क्वेश्चन 15 नंबर का आपसे पूछा गया यहां पर, ठीक है। अच्छा, तीसरा कंसोलिडेटेड पीएनएल का क्वेश्चन आया 10 नंबर, और एनबीएफसी का, अच्छा एक मिनट, ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया यहां पर, ये 5 नंबर 15 नंबर और ये 5 नंबर, ये इस तरीके से था, ठीक है, यानी ये 15 का था, ये 5 का था, वो 10-10 धोखे से लिख गया। तो एडवांस अकाउंट में जो तीसरा क्वेश्चन है कंसोलिडेशन का था, कंसोलिडेटेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने को था, 15 नंबर का क्वेश्चन, और एनबीएफसी जो था वो 5 नंबर का। फिर पार्टनरशिप में 15 नंबर का क्वेश्चन आया, चौथा क्वेश्चन जो था ए पार्ट, और गार्नर वर्सेस मरी की थ्योरी थी 5 नंबर की, ठीक है। बाईबैक से 10 नंबर का क्वेश्चन आया, बैंकिंग से 10 नंबर का क्वेश्चन आया, ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 5। और क्वेश्चन नंबर 6 में वही एज यूजुअल 5 क्वेश्चन थे 5-5 नंबर के, जिसमें से 4 करने थे। एक लिक्विडेशन का 5 नंबर का क्वेश्चन, डिफरेंशियल वोटिंग राइट का 5 नंबर का क्वेश्चन, एएस 19 से 5 नंबर का क्वेश्चन, एएस 20 से 5 नंबर का क्वेश्चन, इसॉप से 5 नंबर का क्वेश्चन। ये आपका पूरा लेखा जोखा था एडवांस अकाउंटिंग के पेपर का। अच्छा, कहां से क्वेश्चन नहीं पूछा गया इस बार एडवांस अकाउंटिंग में? क्वेश्चन कहां से नहीं पूछा गया बच्चों? इस बार एएस 5 से कोई क्वेश्चन नहीं आया, एएस 7 से कोई क्वेश्चन नहीं आया, एएस 17 से कोई क्वेश्चन नहीं आया, एएस 18 से कोई क्वेश्चन नहीं आया, एएस 22 से कोई क्वेश्चन नहीं आया, 24 से कोई क्वेश्चन नहीं आया, 29 से कोई क्वेश्चन नहीं आया, और इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन से कोई क्वेश्चन नहीं आया इस बार। ये मुझे थोड़ा सा हैरानी हुई। इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन से हर बार क्वेश्चन नॉर्मली पूछता है, कुछ नहीं तो कम से कम 5 नंबर का तो पूछता ही था, वैसे 15 नंबर तक का भी क्वेश्चन पूछता था इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन से, लेकिन इस बार इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन से कोई क्वेश्चन नहीं पूछा, ठीक है। तो कोई नहीं, अगली बार इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन से ही पूछेगा, जो मेरे को लग रहा है एक्सपेक्टेशन। अगली बार के लिए ये सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, यानी 5, 7, 17, 18, 22, 24, 29। अब ग्रुप 2 में जो है वो काफी सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं, तो अब कहां तक पूछेगा, किस किस से पूछेगा, इसलिए काफी सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हर बार रह ही जाते हैं, ठीक है। तो इसमें इतने सारे एएस से क्वेश्चन नहीं पूछा, और चैप्टर्स में इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन से क्वेश्चन नहीं पूछा, बाकी लगभग हर चैप्टर को टच किया है इंस्टीट्यूट ने इस बार एडवांस अकाउंट में भी, ठीक है। अच्छा, अब इनका सॉल्यूशन जरा देखते हैं, आइए पेपर एंड सॉल्यूशन एक एक करके चलेंगे। बिल्कुल, एडवांस अकाउंट का पेपर अब क्या है, आसान था या मुश्किल था? देखिए, पिछली बार के मुकाबले इस बार एडवांस अकाउंट का पेपर काफी आसान था, यानी कोई क्वेश्चन ऐसा था नहीं जो बहुत घुमा कर दिया हो। इस बार काफी आसान पेपर था एडवांस अकाउंट का, मतलब मैं कह सकता हूं कि एवरेज से भी बिलो बोल सकता हूं मैं इसको। एवरेज क्वेश्चन, एवरेज तो था, यानी एवरेज से बिलो मान सकते हो, एवरेज से अबव नहीं बोल सकते इसको, ऐसा पेपर था इस बार एडवांस अकाउंट का, ठीक है। पिछली बार इससे मुश्किल था थोड़ा। अच्छा, तो देखिए, वही इसमें मैंने बात लिख दी है, मैंने अपनी एजम्पशन के हिसाब से पेपर बनाया है सॉल्यूशन, ठीक है। इंस्टीट्यूट की एजम्पशन जो है वो डिफरेंट भी हो सकती है। आइए, पहला क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है, 1A का पहला क्वेश्चन 5 नंबर का क्वेश्चन था, और ये 5 नंबर का क्वेश्चन कहां से आया? 5 नंबर का क्वेश्चन आया बच्चों AS4 से। तो AS4 से क्या क्वेश्चन था? कहता है AS4 बताइए, ये जो कुछ इवेंट उन्होंने 3 इवेंट दी थी, क्या ये इवेंट एडजस्टिंग इवेंट है या नॉन एडजस्टिंग इवेंट है? तो पहला इवेंट था इक्विटी डिविडेंड फॉर द ईयर 2021-20 वाज डिक्लेयर्ड एट द रेट ऑफ 7% ऑन 15/5/2021। तो देखिए, 31 मार्च को अकाउंट क्लोज होते हैं और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अप्रूव करते हैं 10/7 को। तो 1/4/2021 से लेकर 10/7/2021 तक जो भी इवेंट होती हैं उनको हम बोलते हैं इवेंट अकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट। अब ये इवेंट अकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट जो होती हैं उसमें से कुछ एडजस्टिंग होती हैं, कुछ नॉन एडजस्टिंग होती हैं। एडजस्टिंग इवेंट वो इवेंट होती हैं जिसकी सिचुएशन और कंडीशन बैलेंस शीट डेट पर मौजूद थी, बस उसका कंफर्मेशन बाद में जाकर होता है, ठीक है। मतलब जैसे मेरा कोई डेटर इंसॉल्वेंट हो चुका था बैलेंस शीट डेट से पहले, बस बैलेंस शीट डेट के बाद जाकर यह पता चला कि हां ये इंसॉल्वेंट
बैड डेट्स हो गया, उससे जो अमाउंट लेना था वो बैड डेट्स हो गया, तो इस इवेंट को एडजस्टिंग इवेंट बोलेंगे। लेकिन मान लीजिए कोई मेरा डेटर्स था, वो बैलेंस शीट डेट पर बिल्कुल ठीक ठाक था, लेकिन बैलेंस शीट डेट के बाद जाकर वो इंसॉल्वेंट हो गया, तो वो एक इंटायरली न्यू इवेंट है, वो अगले साल की इवेंट होगी, वो इस साल की नॉन एडजस्टिंग इवेंट कहलाएगी। ठीक है, तो ये एडजस्टिंग और नॉन एडजस्टिंग, बाकी तो आप AS4 जिसने पढ़ा है तो उनको डिटेल में है ही, और जिन्होंने नहीं पढ़ा है वो डिटेल में पढ़ेंगे आगे जाकर। तो इसमें कहता है कि डिविडेंड डिक्लेयर किया 15 मई 2021 को, तो देखिए ये बिल्कुल एक न्यू इवेंट है बैलेंस शीट डेट के बाद। तो 31 मार्च को इसकी ना कोई सिचुएशन थी ना कोई कंडीशन थी, तो ये जो है ये एक न्यू इवेंट है, इसलिए ये नॉन एडजस्टिंग इवेंट कहलाएगी। अच्छा, उसके बाद 5/3/2021 को हमारे कैशियर ने 53,000 रुपए कलेक्ट किए कस्टमर से, लेकिन डिपॉजिट नहीं करे। 22/6 को जाकर फ्रॉड पता चला, तो ये एक एडजस्टिंग इवेंट है। क्यों? क्योंकि देखिए इसने जो चोरी कर ली थी वो 5/3 को कर ली थी, बस पता हमको 22/6 को चला, यानी बैलेंस शीट डेट से पहले ही वो चोरी कर चुका था, पता हमको चला बैलेंस शीट डेट के बाहर जाकर। इसका मतलब बैलेंस शीट डेट पर ये सिचुएशन और कंडीशन मौजूद थी चोरी वाली, वो चोरी कर चुका था तब तक, बस पता हमको कंफर्म कब हुआ, ये हुआ 22/6 को जाकर, इसलिए ये क्या है, ये एक एडजस्टिंग इवेंट है। ठीक है, और एक बिल्डिंग डैमेज हो गई 23/5 को, लॉस वाज एस्टिमेटेड 81 लाख, तो ये बिल्कुल एक नई इवेंट है जो बैलेंस शीट डेट के बाद हुई, इसलिए ये नॉन एडजस्टिंग इवेंट है। लेकिन अगर इस इवेंट ने आपकी गोइंग कंसर्न अजम्पशन को अफेक्ट किया तो फिर ये एक एडजस्टिंग इवेंट बन जाएगी, लेकिन अगर गोइंग कंसर्न अजम्पशन अफेक्ट नहीं हुई तो फिर ये नॉन एडजस्टिंग इवेंट है, इसको आपको दिखाना पड़ेगा अगले साल के अकाउंट में। ठीक है, हाँ, इसको डायरेक्टर रिपोर्ट में आप बता सकते हो कि हमारी एक बिल्डिंग थी जो डैमेज हो गई है और जिसकी वजह से हमको इतना लॉस होने की उम्मीद है। लेकिन अगर गोइंग कंसर्न अफेक्ट कर दी इस इवेंट ने, क्योंकि बहुत बड़ा नुकसान दिख रहा है 81 लाख, तो अगर गोइंग कंसर्न अजम्पशन अफेक्ट होगी तो फिर ये एडजस्टिंग इवेंट बन जाएगी। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1, इसके मैंने तीनों आंसर यहां पर लिख दिए हैं। तो इसमें देखिए मैंने ये भी लिख दिया है कि बट इफ सच इवेंट अफेक्ट गोइंग कंसर्न अजम्पशन देन सच इवेंट विल बी एडजस्टिंग इवेंट। ठीक है, इसको एडजस्टेड बोलेंगे। अच्छा, अब क्वेश्चन नंबर 1B जो है ये आया AS9 से, इसमें बताना था कि आपको कौन कौन से इसमें रेवेन्यू को आपको कब रिकॉग्नाइज करना है। तो इसमें देखिए एक तो दे रखा है कि 5 लाख का अप्रूवल बेसिस पर भेजा, 4 महीने का पीरियड था, लेकिन अभी तक अप्रूवल 75% का तो आ गया, लेकिन बाकी का कुछ पता नहीं है। तो देखिए अगर बैलेंस शीट डेट तक 4 महीने हो गए हैं तो फिर तो ये रेवेन्यू रिकॉग्नाइज हो जाएगा, भले ही उसने गुड्स आपको वापस किया है या नहीं किया है, अप्रूव किया है नहीं किया है, क्योंकि 4 महीने का पीरियड दिया था आपने और आपने बोला था 4 महीने बीतने तक अगर आपने गुड्स वापस नहीं किया तो ये सेल मान लिया जाएगा। तो मुझे लगता है बैलेंस शीट डेट तक 4 महीने हो चुके हैं। आपने 15 नवंबर को दिया तो 15 दिसंबर 1 महीना, 15 जनवरी, 15 फरवरी, 15 मार्च तक 4 महीने हो गए। तो 4 महीने तक उसने अगर कुछ नहीं बताया तो समझ लीजिए वो सेल हो गया। तो 31 मार्च को आप उसको सेल रिकॉग्नाइज कर लीजिए। ठीक है, 240 का गुड्स आपने बेचा, रीफर्निशिंग ऑफ देयर शोरूम बीइंग अंडरवे, द रिक्वेस्ट गुड्स वेर डिलीवर। अच्छा देखिए आपने जिसको गुड्स बेचा, आपका जो बायर था उसका शोरूम जो है रेनोवेशन उसमें चल रहा था, तो उसने कहा कुछ दिन अपना गुड्स हमारे अपने पास ही रखे रहो, यानी डिलीवरी इज डिलेड एट बायर रिक्वेस्ट। जब बायर की रिक्वेस्ट पर डिलीवरी डिले होती है तो रेवेन्यू हम रिकॉग्नाइज कर लेते हैं, बस कंडीशन ये होनी चाहिए कि आपके पास गुड्स डिलीवरेबल कंडीशन में मौजूद होना चाहिए। ठीक है, तो ये वाला भी आप 31 मार्च को कर लोगे। अच्छा, अगर आपने कोई गुड्स बेचा रीपरचेज एग्रीमेंट के साथ में तो फिर ये सेल नहीं हुआ, इसको सेल के तौर पर रिकॉग्नाइज नहीं करोगे। ठीक है, थर्ड वाले में। अच्छा, चौथे वाले में है कि 7.5 लाख का रिसीव करे और 12 लाख एज इंटरेस्ट एंड रॉयल्टी। तो देखिए इंटरेस्ट जो है प्रोपोर्शनेट बेसिस पर, एक्रूअल बेसिस पर इसको होता है, और 12 लाख जो रॉयल्टी है वो एक ड्यू बेसिस पर, जब ड्यू होगा तब आप रिकॉग्नाइज कर लीजिए एज पर द एग्रीमेंट। कंसाइनमेंट पर गुड्स भेजा, तो कंसाइनमेंट पर अगर देखिए गुड्स अनसोल्ड है कंसाइनी के पास तो उसको रेवेन्यू रिकॉग्नाइज नहीं करोगे, जितना कंसाइनी ने बेच दिया उतने का रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर लोगे। बस यही बताना था कब रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करना है या नहीं करना है इस क्वेश्चन में। ये AS9 का क्वेश्चन था। अच्छा, अब आते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 1C 5 मार्क्स का। ये कौन सा था? ये AS26 का था। देखिए AS26 में ये क्या है कि अगर हम कोई अपना इंटेंजिबल असेट इन हाउस डेवलपमेंट कर रहे हैं तो उसमें कितना अमाउंट कैपिटलाइज होगा, कितना P&L में जाता है।
तो उसकी बात है यहां पर। तो मैं आपको जरा शॉर्ट में बताऊं, ये पता ही होगा सबको वैसे तो। देखिए, जब भी हम कोई इन हाउस इंटेंजिबल एसेट को डेवलप करते हैं, कोई सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, कोई प्रोडक्शन प्रोसेस बना रहे हैं, कोई हम फॉर्मूला बना रहे हैं, कोई हम मान लीजिए कोई डिजाइन बनाते हैं, तो हमें खर्चे जो करने पड़ते हैं वो दो फेजेस में करने पड़ते हैं। एक फेज होता है रिसर्च फेज। रिसर्च फेज में जो भी खर्चे होते हैं वो सारे के सारे खर्चे पीएनएल में जाते हैं। फिर होता है एक डेवलपमेंट फेज। डेवलपमेंट फेज का मतलब होता है रिकॉग्निशन क्राइटेरिया जिस दिन मिल जाती है उस दिन वो डेवलपमेंट फेज स्टार्ट हो जाता है। रिकॉग्निशन क्राइटेरिया का मतलब होता है हमको अगर जब ये लग जाए रिसर्च के बाद कि हाँ अब हम प्रोडक्शन जो अपना इंटेंजिबल एसेट है उसको डेवलप कर सकते हैं, कुछ कंडीशन ये 26 ने बताई है कि जैसे टेक्निकल फिजिबिलिटी स्टेब्लिश हो जानी चाहिए, आपके पास रिसोर्सेज होने चाहिए उस एसेट को डेवलप करने की, आपकी इंटेंशन होनी चाहिए, वो उसका मार्केट में रिकॉग्निशन होना चाहिए एसेट का। तो ये सब चीजें जो होती है ना, तो रिकॉग्निशन क्राइटेरिया मेट हो जाती है जब डेवलपमेंट फेज स्टार्ट होता है। तो डेवलपमेंट फेज में जितने भी खर्चे होते हैं वो सारे के सारे आप कैपिटलाइज करते हो, मतलब इंटेंजिबल एसेट की कॉस्ट में ऐड करते हो। लेकिन रिसर्च फेज में जितने खर्चे होते हैं वो पीएनएल में ट्रांसफर करते हो। अच्छा, जब आप एसेट को रिकॉग्नाइज कर रहे होते हो तो एसेट का रिकवरेबल अमाउंट आपको डिटरमिन करना पड़ता है। रिकवरेबल अमाउंट का मतलब होता है कि जितना उस एसेट से एक्सपेक्टेड बेनिफिट है फ्यूचर में, उसको हम बोलते हैं रिकवरेबल अमाउंट। यानी उस एसेट को बेचकर या उस एसेट को यूज करके जो पैसा आप कमा सकते हो उसको रिकवरेबल अमाउंट बोलते हैं। तो रिकवरेबल अमाउंट से ज्यादा पर आप एसेट को रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते इन द बैलेंस शीट। ठीक है, अगर मान लीजिए आपकी एसेट का कॉस्ट है 100 करोड़ और रिकवरेबल अमाउंट है 90 करोड़, तो आपको एसेट को 90 करोड़ में बैलेंस शीट में दिखाना पड़ेगा और जो 10 करोड़ का आपका एक्सेस एक्सपेंसेस है उसको आपको पीएनएल में चार्ज करना पड़ेगा। ठीक है, यानी एसेट आपकी 90 की मानी जाएगी। तो इस क्वेश्चन में यही सब है। इसमें क्या है देखिए, मैं पढ़ देता हूं क्वेश्चन को। सर्जिकल लिमिटेड इज डेवलपिंग ए न्यू प्रोडक्शन प्रोसेस ऑफ सर्जिकल इक्विपमेंट ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 the total expenditure incurred on the process was 67 lakhs. The production process met the criteria for recognition as an intangible asset on 1st January 2020. Expenditure incurred till date was 35 lakh. यानी रिकॉग्निशन क्राइटेरिया जो थी वो मेट कब हुआ, यानी डेवलपमेंट फेज कब स्टार्ट हुआ, 1 जनवरी 2020 को, और 1 जनवरी तक जो खर्चे थे वो 35 लाख के थे। उसके बाद जो खर्चे हुए वो 32 लाख हुए होंगे, यानी टोटल खर्चा हुआ 67, जिसमें से 35 लाख हो गए जब तक रिकॉग्निशन क्राइटेरिया मिला। यानी रिसर्च फेज में जो खर्चा हुआ वो 35 लाख हुआ, डेवलपमेंट फेज में जो खर्चा हुआ वो 32 लाख हुआ। तो ये तो कैपिटलाइज होगा और ये 35 लाख पीएनएल में चला जाएगा। फिर फर्दर एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन द प्रोसेस फॉर द फाइनेंशियल ईयर एंडिंग ऑन 31 मार्च 2021, यानी नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड में आपने 105 लाख रुपए और खर्च किए। तो देखिए 32 लाख आप पहले ही कैपिटलाइज कर चुके थे, 105 लाख आपने अगले साल और खर्च कर दिए, तो ये हो गया 137, यानी इतना आपने कैपिटलाइज होगा आपका एक्सपेंडिचर। लेकिन 31 मार्च 21 को क्वेश्चन कहता है रिकवरेबल अमाउंट 89 था। अब बैलेंस शीट में आप 89 से ज्यादा तो नहीं दिखा सकते, तो आपको 89 पर बैलेंस शीट में दिखाना है। तो एक्सेस खर्चा कितना हो गया 48 को आपको पीएनएल में चार्ज करना पड़ेगा। ठीक है, तो आपसे सवाल क्या क्या पूछा है जरा वो देखो। कहता है पहले तो ये बताओ 31 मार्च 2020 को पीएनएल में कितना जाएगा, तो वो जाएगा 35 लाख जो रिसर्च फेज में हुआ था। फिर 31 मार्च को बैलेंस शीट में कितना जाएगा, तो वो जाएगा 32 लाख, यानी 67 में से 35 माइनस करके। फिर कहता है एक्सपेंडिचर 31 मार्च 21 को कितना जाएगा पीएनएल में, तो वो जाएगा 48 कैसे, देखो 32 पहले से कैपिटलाइज था, 105 और खर्चा किया और 89 बैलेंस शीट में दिखाओगे, तो ये होगा 48 लाख। और कैरिंग अमाउंट क्या है इंटेंजिबल का 31 मार्च को, यानी बैलेंस शीट में, वो है 89 लाख। ये आंसर है। ये 5 नंबर का क्वेश्चन था आपका। ठीक है, अच्छा इसका सॉल्यूशन देखिए मैंने यहां पर बना दिया है कि 35 लाख रुपए 31 मार्च 2020 को, बैलेंस शीट में 32 लाख, 48 लाख चला जाएगा 31 मार्च 21 को पीएनएल में, और 89 लाख, ये 80 लिख गया, ये 89 लाख, तो 89 लाख बैलेंस शीट में दिखेगा। ठीक है, तो ये था 1 का सी। अच्छा 1 का डी बेटा अमालगमेशन का पीसी निकालने का क्वेश्चन था, बहुत छोटा सा क्वेश्चन था पीसी निकालने का। अच्छा पीसी का मतलब क्या होता है, कंपनी जो भी अपने शेयर होल्डर को देती है अमाउंट, यानी परचेजिंग कंपनी वेंडर कंपनी के शेयर होल्डर को जो भी अमाउंट देती है दैट इज इंक्लूडेड इन पीसी।
परचेजिंग कंपनी वेंडर कंपनी के डिवेंचर होल्डर को कुछ दे या वेंडर कंपनी के एक्सपेंसेस का पेमेंट करे, वो पीसी में इंक्लूड नहीं होता। पीसी का मतलब होता है शेयर होल्डर को जो दे रहे हो, शेयर होल्डर को चाहे आप कैश देते हो, चाहे डिवेंचर देते हो, चाहे शेयर्स देते हो, चाहे इक्विटी, चाहे प्रीफरेंस, कुछ भी देते होगे वो पीसी में इंक्लूड होगा। लेकिन डिवेंचर होल्डर को या बाकी किसी को कुछ भी दे दो वो पीसी में इंक्लूड नहीं होगा। ठीक है, तो यहां पर शेयर होल्डर को जो दिया जा रहा है वही पीसी में इंक्लूड होगा। वही मैंने यहां पर देखिए लिखा हुआ है कि शेयर होल्डर को आप एक तो कैश दे रहे हो, एक 11% प्रीफरेंस शेयर दे रहे हो, एक इक्विटी शेयर दे रहे हो, वही सब पीसी में निकलना था। ये पीसी आया है। यहां पर देखिए मैंने लिख भी दिया है, ओनली अमाउंट पेबल टू शेयर होल्डर विल बी इंक्लूडेड इन पीसी, सो अमाउंट पेबल टू डिवेंचर होल्डर इन द फॉर्म ऑफ डिवेंचर एंड कॉस्ट ऑफ एब्जॉर्प्शन विल नॉट बी इंक्लूडेड इन पीसी। ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। अमालगमेशन का 1D था और टोटल एएस के 4 क्वेश्चन थे क्वेश्चन नंबर 1 में, एडवांस अकाउंट एएस बेस्ड क्वेश्चन था। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 कौन सा आया? देखिए क्वेश्चन नंबर 2 जो ए था वो एक तो आया डिफरेंशियल राइट से। कहते हैं क्या प्रीफरेंस शेयर होल्डर को भी इक्विटी शेयर डिफरेंशियल राइट के साथ इशू किए जा सकते हैं? द आंसर इज नो। सिर्फ इक्विटी शेयर होल्डर को डिफरेंशियल वोटिंग राइट के शेयर इशू किए जा सकते हैं, प्रीफरेंस शेयर को नहीं इशू किए जा सकते। ठीक है, दूसरा कहता है कि डिफरेंशियल वोटिंग राइट पर शेयर इशू करने की क्या रूल्स हैं, यानी क्या कंडीशंस हैं। तो ये दोनों के आंसर थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है, ये निकलता। देखिए प्रीफरेंस शेयर कैन नॉट बी इशूड विद डिफरेंशियल राइट, इट इज ओनली द इक्विटी शेयर विच कैन बी इशूड विद डिफरेंशियल राइट। फिर क्या क्या कंडीशन है वो देखिए, इतनी सारी कंडीशन है वो मैंने यहां पर लिख रखी है। ठीक है, थ्योरी का क्वेश्चन था ये 5 नंबर का। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2B था आपका अमालगमेशन का क्वेश्चन और ये क्वेश्चन था 15 नंबर का। बढ़िया क्वेश्चन था, बिल्कुल समझ लीजिए कि डिट्टो क्वेश्चन हमारी बुक में है। ठीक है, स्टडी मॉड्यूल में भी, हमारी बुक में भी। ठीक है, बिल्कुल डिट्टो। तो ये क्वेश्चन था अमालगमेशन से, बहुत आसान क्वेश्चन है। 2 कंपनियां थी, यानी जैसे ए और बी, इसमें डार्क लिमिटेड और फेयर लिमिटेड 2 कंपनियां थी। उन दोनों को मिलकर एक ब्राइट लिमिटेड नाम की कंपनी बनी और ब्राइट लिमिटेड ने डार्क लिमिटेड और फेयर लिमिटेड के बिजनेस को टेक ओवर किया। ठीक है, तो दोनों को उसने पीसी पे किया, फिर उसने अपने शेयर इशू करे। आसान क्वेश्चन था, कुछ नहीं था, थोड़ा सा लेंथी तो था, सिर्फ बैलेंस शीट बनानी थी, तो इसलिए लेंथी भी ज्यादा नहीं रहा। हाँ, अगर एंट्री भी पूछ लेता और फिर बैलेंस शीट बनवाता तो थोड़ा ज्यादा लेंथी हो जाता, लेकिन बैलेंस शीट आपसे सिर्फ बैलेंस शीट पूछा, एंट्री पूछा नहीं। तो इसमें पीसी निकालना था। देखिए कि डार्क लिमिटेड के लिए कितना, फेयर लिमिटेड के लिए कितना, टोटल पीसी इतना आया, फिर बैलेंस शीट बनानी थी आपको बस। ठीक है, थोड़ा सा टाइम तो लगा होगा बच्चों को इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में, क्योंकि गुडविल भी निकालना था, इतना गुडविल आया था। 15 नंबर का क्वेश्चन था। क्वेश्चन ऐसा नहीं था कि मुश्किल हो, क्योंकि देखा हुआ क्वेश्चन था बच्चों के, बिल्कुल डिट्टो क्वेश्चन आपको किताब में मिल जाएगा। तो इसलिए क्वेश्चन देखिए मुश्किल कौन सा लगता है, जो आपने कभी देखा ही ना हो। बिल्कुल नए टाइप का क्वेश्चन अगर मिल जाए, वो हो सकता है मुश्किल ना भी हो, लेकिन अगर कभी देखा ना हो क्वेश्चन तो थोड़ा सा बच्चों को घबराहट सी हो जाती है उस क्वेश्चन को देखकर। ये क्वेश्चन ऐसा नहीं था, यह देखा दिखाया क्वेश्चन था। ठीक है, अच्छा फिर कौन सा क्वेश्चन आया? फिर आया बेटा आप क्वेश्चन नंबर 3A, 15 नंबर का क्वेश्चन 3A। ये आया कंसोलिडेटेड प्रॉफिट एंड लॉस से। बहुत ही आसान क्वेश्चन बेटा, क्या बताऊं मैं, बहुत आसान क्वेश्चन। बस पीएनएल बनाना था, जो भी चीजें हैं आपस में बस जोड़ते जाना था और कुछ नहीं। ठीक है, क्या था देखो, शेयर कैपिटल का कुछ करना नहीं था, सिर्फ इस पर डिविडेंड कैलकुलेट करना था एक। फिर देखिए फिनिश इन्वेंट्री ओपनिंग और ये क्लोजिंग, इन दोनों में अंतर देखना था, डिफरेंस कितना हुआ। डिविडेंड इनकम दोनों की प्लस कर देनी थी, अदर नॉन ऑपरेटिंग इनकम ऐड कर देनी थी, रॉ मटेरियल ऐड कर देना था,
सेलिंग ये ऐड कर देना था, प्रोडक्शन ये ऐड कर देना था, ठीक है, ये ऐड कर देना था, ये ऐड कर देना था, ये ऐड कर देना था, ये भी ऐड कर देना था, ये भी ऐड कर देना था, ये भी ऐड कर देना था, ये सब ऐड कर देना था। अच्छा, इसमें से अगर कोई इंटर कंपनी यानी आपस के कोई ट्रांजैक्शन थे वो इलिमिनेट करने होते हैं, तो आपस के कौन से ट्रांजैक्शन थे, नीचे दे रखा है देखो कुछ ट्रांजैक्शन। एक तो है कि भाई डिविडेंड था 10%, स्टार लिमिटेड ने डिविडेंड बांटा और मून लिमिटेड ने वो डिविडेंड रिसीव किया होगा, तो भाई इसने 6 लाख रुपए का डिविडेंड बांटा। इसमें से जो स्टार लिमिटेड ने शेयर खरीद रखे हैं, मून लिमिटेड ने स्टार के, वो 5/6 के रेशो में खरीद रखे हैं, यानी 6 में से 5 शेयर उसने खरीद रखे हैं। तो इसका मतलब 5 लाख का डिविडेंड मून लिमिटेड को मिला होगा और मून लिमिटेड ने अपने पीएनएल में ले रखा है, तो वहां से उसको माइनस कर देना था और इधर से जो है इसका डिविडेंड पेड जो है उसमें से ये एडजस्ट हो जाना था। एक तो ये पॉइंट था। दूसरा, मून लिमिटेड ने 17,50,000 का गुड्स बेचा, तो सेल में से माइनस कर देना था और उधर जो मटेरियल कंज्यूम्ड है उसमें से माइनस कर देना था, क्योंकि इंटर कंपनी ट्रांजैक्शन है। एक तो ये माइनस करना था। दूसरा, 7 लाख रुपए का गुड्स अभी भी मौजूद है स्टॉक में, तो इस पर 20% के हिसाब से स्टॉक रिजर्व निकालना था, यानी 1,40,000 का स्टॉक रिजर्व। तो जो क्लोजिंग स्टॉक आता ना, इंक्रीज इन स्टॉक, उसमें से क्लोजिंग स्टॉक रिजर्व निकालना था, वो माइनस कर देते, बस बाकी जो है क्लोजिंग स्टॉक रिजर्व आपको दिखाना था। अच्छा, सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन में 2/500 ब्रोकरेज फीस इंक्लूड है, तो एक की इनकम में होगी, एक की एक्सपेंसेस में, तो सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन में से ये माइनस कर देना था दोनों के टोटल में से, और उधर जो सेल एंड अदर ऑपरेटिंग इनकम है उसमें से माइनस कर देना था ये 2/500। इसी तरीके से जनरल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस में 280 कंसल्टेंसी फीस है, तो इधर सेल एंड अदर ऑपरेटिंग इनकम में से 280 माइनस करना था और इधर जनरल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस से 280 माइनस करना था, ठीक है। बाकी रॉयल्टी जो है, एक तो अदर ऑपरेटिंग इनकम और सेल में से माइनस करनी थी और इधर रॉयल्टी से हटा देनी थी, क्योंकि ये आपस की रॉयल्टी पेड और रिसीव्ड है, ठीक है। बस यही करना था आपको। इसमें देखिए ये इतनी सारी चीजें, ये इतना छोटा सा अकाउंट बनाना था, कंसोलिडेटेड पीएनएल, और इसके वर्किंग नोट थे, हाँ नोट्स थे। एक तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन देख लो, देखिए सेल एंड अदर ऑपरेटिंग इनकम दोनों की, फिर इसमें से देखिए इंटर कंपनी सेल, फिर ब्रोकरेज फीस, कंसल्टेंसी फी और रॉयल्टी, ये तीनों हटाकर ये बचेगा, ये चला जाएगा। फिर अदर इनकम में देखिए, अदर इनकम में एक तो डिविडेंड इनकम होगी दोनों की, फिर डिविडेंड जो स्टार लिमिटेड से मिला वो यहां माइनस कर दिया मैंने, फिर अदर नॉन ऑपरेटिंग इनकम होगी देखो, ठीक है। फिर लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट था, इसको माइनस कर दो, 18,10,000 बचा। कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम दोनों का ये था, उसमें से जो इंटर कंपनी परचेज था वो माइनस कर दिया। चेंज इन इन्वेंट्री देखो, क्लोजिंग इन्वेंट्री इतना था दोनों का, उसमें से ओपनिंग इन्वेंट्री माइनस कर दो तो ये इंक्रीज इन स्टॉक आ गया, फिर स्टॉक रिजर्व 140 माइनस कर दिया तो ये बचा, ठीक है। अच्छा, फिर एम्प्लॉइज बेनिफिट एक्सपेंसेस दोनों के जोड़ दो, उसके बाद फाइनेंस एक्सपेंसेस दोनों के जोड़ दो, डेप्रिसिएशन दोनों के जोड़ दो। अच्छा, अदर एक्सपेंसेस में देखो प्रोडक्शन एक्सपेंसेस दोनों के जोड़ दो, रॉयल्टी पेड, तो रॉयल्टी में से लेस कॉन्ट्रा माइनस करके ये बचा निल। जर्नल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस दोनों के जोड़कर उसमें से कॉन्ट्रा माइनस करो, यानी जो कंसल्टेंसी फीस थी। फिर सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस दोनों के जोड़कर उसमें से ब्रोकरेज माइनस करो और टोटल ये आ गया, ठीक। बस तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3A। अच्छा, 3B क्या था? 3B तो बेटा 5 नंबर का बहुत ही लड्डू क्वेश्चन था, यानी बतासा क्वेश्चन बोलूंगा मैं इसको। एनबीएफसी में ओन फंड निकालना था और 10% ओन फंड निकालना था, और ओन फंड के बाद नेट ओन फंड माइनस करना था। अब नेट ओन फंड कैसे निकालना था? उसमें जितना इन्वेस्टमेंट था इन अदर एनबीएफसी और अपनी ही किसी सब्सिडरी में, तो वो माइनस करना था इन एक्सेस ऑफ 10% ऑफ ओन फंड, ठीक है। तो ओन फंड में देखिए क्या क्या चीजें आती हैं, वो देखिए यहां पर पेड अप कैपिटल आती है, कंपल्सरीली अगर कोई प्रीफरेंस शेयर कन्वर्टेबल है इक्विटी शेयर्स में वो आती है, फिर फ्री रिजर्व आता है, शेयर प्रीमियम आता है, कैपिटल रिजर्व रियलाइज्ड इन कैश होता है वो आता है, और कोई डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है वो माइनस कर देते हैं। ये आ गया ओन फंड। अब ओन फंड में से इन्वेस्टमेंट इन डिवेंचर ऑफ सब्सिडरीज और इन्वेस्टमेंट इन शेयर ऑफ अदर एनबीएफसी, इन दोनों के टोटल में से जो ये 10% है इसका, वो यहां से माइनस करके जितना बचा वो यहां से माइनस कर दीजिए, ये आ गया नेट ओन फंड। ये 5 नंबर का क्वेश्चन था, ठीक है। ये 5 नंबर का क्वेश्चन हो गया।
अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 में बेटा, क्वेश्चन 4 है 15 नंबर का था, ये पार्टनरशिप का क्वेश्चन था, यानी डिसोल्यूशन। लीजिए, ये डिसोल्यूशन का क्वेश्चन था। बिल्कुल क्या बोलूं मैं, इतना आसान बच्चों ने एक्सपेक्ट किया नहीं होगा खैर, जितना ये था, क्योंकि पार्टनरशिप से जनरली बच्चे मुश्किल क्वेश्चन सोचते हैं, थोड़ा लेंथी क्वेश्चन सोचते हैं। वो सोचते हैं अमाल्गमेशन का आएगा भारी भरकम क्वेश्चन, जब दो फर्म आपस में मिल रही हों, या कोई बहुत सारी एडजस्टमेंट के साथ क्वेश्चन आएगा। इसमें तो बिल्कुल बताशा क्वेश्चन डाल दिया इस बार 15 नंबर में। ठीक है, एक फर्म थी, एग्जिस्टिंग कंपनी थी, उसने एक एग्जिस्टिंग फर्म को टेक ओवर कर लिया। ठीक है, इस तरीके का क्वेश्चन था ये। तो इसमें देखिए, इसका सॉल्यूशन मैंने बना कर दिया। बस ये रियलाइजेशन अकाउंट बनना था, ये कैपिटल अकाउंट बनना था, और ये बैंक अकाउंट बनना था। और जो परचेजिंग कंपनी है उसकी बुक में अकाउंटिंग करनी थी, मतलब सिर्फ एंट्रियां डालनी थी, ये 3 एंट्रियां। ये क्वेश्चन बिल्कुल लड्डू क्वेश्चन 15 नंबर में। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप लोग देख लेंगे। अब आते हैं जरा क्वेश्चन नंबर 4B। अब 4B जो है, इसमें बोला है कि ऐसी कौन सी सिचुएशन है, ऐसी कौन सी सिचुएशन है जहां पर गार्नियर वर्सेस मरे रूल अप्लाई नहीं होता। तो कब नहीं होता? व्हेन द सॉल्वेंट पार्टनर हैज ए डेबिट बैलेंस इन कैपिटल अकाउंट। अगर गार्नियर वर्सेस मरे रूल जिन्होंने पढ़ा है उनको पता है कि अगर कोई पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाता है तो अदर पार्टनर को उसकी डेफिशिएंसी को बियर करना पड़ता है। किस रेशो में? अपने कैपिटल के रेशो में। और कैपिटल कौन सी होती है? अगर फिक्स कैपिटल है तो जो फिक्स कैपिटल का बैलेंस होता है। अगर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल है तो कैपिटल ऑन द डेट ऑफ डिसोल्यूशन इंक्लूडिंग रिजर्व। अगर पहले से कोई पीएनएल का बैलेंस था, वो कोई लॉस था, उसको माइनस करके जो कैपिटल बचती है। अगर किसी की कैपिटल निगेटिव होती है ऑन द डेट ऑफ डिसोल्यूशन तो उसके ऊपर गार्नर वर्सेस मरे रूल अप्लाई नहीं होता, यानी वो डेफिशिएंसी को बियर नहीं करता वो बंदा। तो एक तो वो सिचुएशन होती है। दूसरा, जब फर्म के सिर्फ 2 ही पार्टनर हो, एक इंसॉल्वेंट हो जाए तो एक ही बचा, तो गार्नर वर्सेस मरे रूल का कोई काम ही नहीं है। फिर अगर फर्म का पार्टनर के बीच में आपस में एग्रीमेंट है कि जो डेफिशिएंसी होगी वो भाई हम इस रेशो में बेयर करेंगे, सबने पहले ही डिसाइड कर रखा है कि अगर कोई पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाए तो उसकी डेफिशिएंसी को हम बराबर बराबर बेयर कर लेंगे सब लोग, तो पहले से एग्रीमेंट है, तो गार्नर वर्सेस मरे रूल का काम ही नहीं है। या वो कह देते हैं भाई हम प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में बेयर कर लेंगे, कोई बात नहीं है। और जब सारे के सारे पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाएं तो गार्नर वर्सेस मरे का कोई काम ही नहीं है। गार्नर वर्सेस मरे कब लगेगा? जब पार्टनर 2 से ज्यादा हो और जो डेफिशिएंसी बियर करने वाले पार्टनर हो ना, उनकी कैपिटल पॉजिटिव होनी चाहिए ऑन द डेट ऑफ डिसोल्यूशन, तब गार्नर वर्सेस मरे रूल अप्लाई होता है। ठीक है, तो ये 4B का क्वेश्चन था। अच्छा, 4B के बाद 5वां क्वेश्चन देखिए, 5A 10 नंबर का क्वेश्चन था। ये था बाईबैक का क्वेश्चन। बेटा बहुत आसान क्वेश्चन, बहुत आसान क्वेश्चन। ठीक है, इसमें रिडम्पशन ऑफ प्रीफरेंस शेयर का भी तड़का लगा दिया उन्होंने, लेकिन क्वेश्चन आसान था। इसमें बोनस शेयर का भी पॉइंट डाल दिया उन्होंने। ठीक है, तीनों चीजें दे दी, रिडम्पशन ऑफ प्रीफरेंस शेयर, बोनस शेयर और बाईबैक, और डिवेंचर का भी इसमें थोड़ा सा कैंसिलेशन का पॉइंट डाल दिया। तो क्वेश्चन आसान था लेकिन पॉइंट कई थे। तो इसमें एक तो निकालना था कि मैक्सिमम पॉसिबल बाईबैक कितना होगा। यानी अगर मैं कहूं तो ये क्वेश्चन थोड़ा अगर 12 नंबर में दे देते तो ज्यादा बेटर था, क्योंकि काफी सारी चीजें पूछ ली, लेकिन कोई नहीं, 10 नंबर में भी दे दिया तो ठीक है। एंट्री तो ज्यादा नहीं बनानी थी। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं जो आपको आसान मिल जाते हैं, तो ये थोड़ा सा लेंथी था, कोई नहीं, 10 नंबर का। ठीक है, तो इसमें देखिए, एक तो हमने ये निकाला कि मैक्सिमम पॉसिबल बाईबैक हमारा इतना आया 11.175 लाख शेयर्स। ये फिगर सब लैक्स में दे रखे थे, तो इतने लाख शेयर्स इन्होंने बाईबैक करने थे। फिर बाईबैक के पहले रिडम्पशन की एंट्री, फिर सीआरआर बनाने की एंट्री, उसके बाद पेमेंट की एंट्री, फिर डिवेंचर का रिडम्पशन की एंट्री, उसके बाद इक्विटी शेयर बाईबैक की है उसकी एंट्री। ठीक है, और फिर उसके बाद बोनस की एंट्री।
ये क्वेश्चन था, बैलेंस शीट नहीं पूछी थी, सिर्फ एंट्री पूछी थी। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन नंबर 5B जो है ये था आपका बैंकिंग का क्वेश्चन। ये बैंकिंग का क्वेश्चन था बेटा। बैंकिंग का मतलब ये कि बैंकिंग कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो होते हैं वो उसमें बैंकिंग में आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बनानी पड़ती है। तो इसमें इन्होंने पीएनएल पूछा आपसे बैंकिंग कंपनी का। ठीक है, अब बैंकिंग कंपनी में क्या होता है, एक फॉर्मेट होता है। अब उस फॉर्मेट में आपको इन आइटम को पुट करना था। कैसे पुट करना था, आपको बनाना था एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। उसमें सबसे पहले हेडिंग आती है इनकम। इनकम में दो चीजें होती हैं, एक इंटरेस्ट अर्न्ड और एक होती है अदर इनकम। इंटरेस्ट अर्न्ड होता है शेड्यूल 13 और अदर इनकम होती है शेड्यूल 14। फिर आते हैं एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर में तीन चीजें होती हैं, एक इंटरेस्ट एक्सपेंडेड शेड्यूल नंबर 15, फिर होता है ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस शेड्यूल नंबर 16 और एक होता है प्रोविजन एंड कॉन्टिजेंसीज, उसका कोई शेड्यूल नहीं होता। ठीक है, फिर टोटल इनकम में से टोटल एक्सपेंसेस माइनस करते हैं तो ये आ जाता है प्रॉफिट और लॉस फॉर द करंट पीरियड। फिर उसमें से जो प्रॉफिट आता है उसमें ओपनिंग बैलेंस लाकर ऐड कर देते हैं तो ये टोटल प्रॉफिट होता है। टोटल प्रॉफिट में से जो करंट ईयर का प्रॉफिट आया उसका 25% स्टैट्यूटरी रिजर्व में ट्रांसफर किया जाता है। अगर कोई और रिजर्व में ट्रांसफर करना है वो माइनस करते हैं और फिर बैलेंस जो होता है वो बैलेंस शीट में चला जाता है। यह आपका एक पूरा फॉर्मेट होता है। अब कौन सी चीजें शेड्यूल 13 में आती हैं, कौन सी चीजें शेड्यूल 14 में आती हैं, ठीक है, ये आपको देखना है। तो यही देखो इस क्वेश्चन में था इंटरेस्ट ऑन कैश क्रेडिट। देखो जो बैंक की मेन इनकम होती है वो शेड्यूल 13 में जाती है, जो मेन में बैंकिंग इनकम नहीं होती वो शेड्यूल 14 में जाती है। अब जैसे इंटरेस्ट ऑन कैश क्रेडिट, जो भी इंटरेस्ट ऑन लेंडिंग होगा वो शेड्यूल 13 होगा। तो ये शेड्यूल 13, 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 ये शेड्यूल 14। ठीक है, कमीशन ये शेड्यूल 14, ये भी शेड्यूल 14, ये भी शेड्यूल 14, ये भी शेड्यूल 14, प्रॉफिट और लॉस जो भी दोनों शेड्यूल 14। अच्छा इंटरेस्ट ये शेड्यूल 15। डिपॉजिट्स पर, चाहे वो फिक्स डिपॉजिट हो, चाहे करंट डिपॉजिट हो, चाहे सेविंग डिपॉजिट हो, ठीक है, जो इंटरेस्ट पे होता है बैंक के द्वारा वो शेड्यूल 15 में आता है। तो 15। अच्छा फिर सारे ऑपरेटिंग खर्चे वो शेड्यूल 16, 16, ये भी 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 16, सब ये 16 में जाएंगे, ये भी 16, ये भी 16। ठीक है, ये सब 16 के थे। अच्छा उसके बाद क्या था, उसके बाद इंटरेस्ट ऑन एनपीए। एनपीए का मतलब होता है नॉन परफॉर्मिंग एसेट। नॉन परफॉर्मिंग एसेट पर जो इनकम रिकॉग्नाइज होती है वो कैश बेसिस पर होती है, एक्रूवल बेसिस पर नहीं होती। तो आपने देखिए कहता है इंटरेस्ट ऑन एनपीए इज एज फॉलो। आपने जो इनकम ऊपर इंटरेस्ट ले रखा होगा वो एक्रूवल बेसिस पर ले रखा होगा, जबकि आपको एनपीए पर लेना है कलेक्ट बेसिस पर। तो आपको 6-15 इंटरेस्ट ले रखा होगा, आपने को लेना चाहिए था 3 लाख, तो आपने 3,15,000 इंटरेस्ट ज्यादा ले रखा होगा। तो ऊपर के इंटरेस्ट कैश क्रेडिट से 3,15 माइनस करना है। फिर वहां 3,37,500 ले रखा होगा, 75,000 लेना था, तो आपने 262,500 शायद ये माइनस करना था। टर्म लोन में 5,62,500 ले रखा था, 187,500 लेना था आपको। तो जितना भी बैलेंस आ रहा है ये 4.5 लाख जो भी आएगा वो आपको माइनस करना था। ठीक है, फिर इस पर प्रोविजन बनाना था। इस पर प्रोविजन बनता है 0.4%, इस पर प्रोविजन बनता है 15%, इस पर बनता है 100%, इस पर प्रोविजन बनता है 25% और इस पर प्रोविजन बनता है 100%। ठीक है, ये प्रोविजन बनाने थे आपको। अच्छा फिर क्या था, फिर इन्वेस्टमेंट। अब इन्वेस्टमेंट जो है उसमें 25% लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होगा, 75% जो है वो करंट होगा। जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होगा वो कॉस्ट पर वैल्यू होता है। ठीक है, और जो अच्छा रेस्ट 75% है, ये 5% नहीं है, 75 है। तो इसका आपको 75% लेना था, इसका 75%, फिर इसकी मार्केट वैल्यू से इसको कंपैरिजन करना था। जो लॉस आएगा वो प्रोविजन बनाना था, प्रोविजन अगेंस्ट लॉस इन वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट। ठीक है, अच्छा तो ये देखिए यहां पर हमने ये बनाकर दिया हुआ है। अब इसमें जो कैलकुलेशंस है वो देख लो। शेड्यूल 13 ये सब देख लो, ये माइनस किया, ये माइनस किया, ये माइनस किया, ये सब शेड्यूल 13 की इनकम आ गई। फिर ये शेड्यूल 14 की इनकम आ गई देखो, फिर शेड्यूल 15 का एक्सपेंसेस, फिर शेड्यूल
16 का एक्सपेंसेस। अच्छा प्रोविजन देख लीजिए, प्रोविजन देखिए। अब प्रोविजन में जरा देखिए स्टैंडर्ड 0.4%, 15%, 100%, 25%, ये हो गया। अब टोटल प्रोविजन देखिए जरा, एक तो प्रोविजन ये वाला उठा लाइए, फिर देखिए प्रोविजन अगेंस्ट करंट इन्वेस्टमेंट, कॉस्ट कितनी है उसकी और मार्केट वैल्यू कितनी है, तो इतना का लॉस होने वाला है, तो इसका प्रोविजन, तो टोटल प्रोविजन ये हो गया। ठीक है, और टोटल प्रोविजन आपको यहां दिखाना था, देखो इसमें ये, और ये आपका देखिए लॉस आ गया। तो जब लॉस आ जाता है तो वो 25% वाली कंडीशन जो होती है स्टैट्यूटरी रिजर्व में ट्रांसफर करने की, वो माइनस नहीं करना होता आपको। अगर प्रॉफिट आता तो आपको स्टैट्यूटरी रिजर्व वाला ट्रांसफर करना पड़ता 25%। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5 का बी। तो क्वेश्चन नंबर 5 में दोनों क्वेश्चन थोड़ा बढ़िया क्वेश्चन थे, एक तो आपका जो है बाईबैक का था और एक ये था। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो 6 में वही 5 क्वेश्चन लीजिए, 5 क्वेश्चन है इसमें, 5-5 नंबर के। 6A ये लिक्विडेशन का क्वेश्चन था। लिक्विडेशन में एक तो इसमें क्या दे रखा है कि आपके पास टोटल असेट है 80 लाख की, आपने कंपनी की असेट बैंकर के तौर पर आपने सिक्योर्ड कर रखी है, तो 1 लाख रुपए बैंकर को देने थे, फिर बाकी इन लोगों को पैसे देने थे। तो देखिए ये जो इसमें वर्कर जो होते हैं ना, इनको हम बोलते हैं अदर ओवरराइडिंग प्रिफरेंशियल क्रेडिटर्स, यानी इनका क्लेम, और जो सिक्योर्ड क्रेडिटर्स होते हैं उनका क्लेम पारी पासु होता है। पारी पासु का मतलब होता है इनका सेम लेवल पर होते हैं ये, यानी 80 लाख जो कलेक्शन हुआ है ना, वो इसमें और इसमें दोनों में प्रोपोर्शनेटली बटेगा। तो कैसे प्रोपोर्शनेटली बटेगा, जैसे 80 लाख को पहले आप डिवाइड करोगे 1,25,00,000 से, और फिर पहले 25 से मल्टीप्लाई करोगे, यानी इनको दोगे, फिर जो बैलेंस बचेगा वो बैंकर को मिलेगा। यानी ये दोनों सेम लेवल के होते हैं, भले ही ये सिक्योर नहीं है, लेकिन वर्कर के ड्यूज जो होते हैं वो ओवरराइडिंग प्रिफरेंशियल क्रेडिटर्स में आते हैं, तो वो सिक्योर्ड क्रेडिटर्स के बराबर होते हैं, पारी पासु बोला जाता है उनको। ठीक है, तो यहां पर बस वर्कर को और सिक्योर्ड क्रेडिटर्स को मिलेगा और किसी को भी नहीं मिलेगा, यानी इसको मिलेगा, इसको मिलेगा, और लिक्विडेटर को रेम्यूनरेशन मिलेगा, बाकी इन दोनों को कुछ नहीं मिलेगा। ठीक, तो यहां पर देखिए कैलकुलेशन कैसे करना था, टोटल असेट में से पहले लिक्विडेटर का रेम्यूनरेशन घटाओ, फिर जो बचा उसमें से लिक्विडेटर का रेम्यूनरेशन पेमेंट के बेसिस पर घटाओ, फिर जो बचा उसमें से वर्कर को कितना मिलेगा वो घटाओ, फिर जो बचेगा वो कंपनी के बैंकर को मिलेगा। ठीक है, और फिर यहां पर बच्चों, यहां पर देखिए किसको कितना मिला, लिक्विडेटर को इतना मिला, वर्कर को इतना मिला, कंपनी के बैंकर को इतना मिला, अदर प्रिफरेंशियल को कुछ नहीं मिलेगा, अनसिक्योर्ड को कुछ नहीं मिलेगा, टोटल 80 लाख का ये डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। ये था क्वेश्चन 6 का ए पार्ट। अच्छा, उसके बाद 6B, ये था हर बार क्वेश्चन पूछ लेता है ये 5 नंबर में यार, डिफरेंशियल वोटिंग राइट का, बहुत आसान क्वेश्चन है यार। अब इसको क्या बताऊं मैं, 2:1 में जो है इनका कैपिटल था, उसी हिसाब से इनकी वोटिंग परसेंटेज को डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए, सबका ये वोटिंग परसेंटेज आ जाएगा, सबका इतना इतना। ठीक है, अच्छा, और कौन सा क्वेश्चन था, 6C। अच्छा 6C जो था वो देखिए लीज का क्वेश्चन था, 5 नंबर का, ये बढ़िया क्वेश्चन था, कुछ 5 नंबर का लीज का क्वेश्चन था, 5 नंबर में AS 19 से। तो क्या क्वेश्चन था ये, ए मशीन वाज गिवन ऑन 3-year operating lease by a dealer of the machine for equal annual lease rental to yield 30% profit margin on cost of 2,25,000. Economic life of the machine is 5 years and output from the machine is estimated as 60,000 unit, 75,000 unit, 90,000 unit, 120,000 unit, 1,05,000 unit. Consecutively for 5 years. इतना ये output देगी मशीन। Straight line method in proportion, straight line depreciation in proportion of output is considered appropriate. ये तो क्वेश्चन नहीं बोल दिया। You are required to compute the following as per AS 19. Annual lease rent बोलो, lease rent to be recognized in each operating year और depreciation for 3 years. ठीक है,
ये पूछा था। तो इसमें तो एक तो कहता है एनुअल लीज रेंटल। तो पहले तो ये देखो कि आपने 5 साल आपकी एसेट है, 5 साल में ये आपको कितना यील्ड देगी वो देखो। 30% प्रॉफिट देगी 5 सालों में। तो 2.25 में आप अगर 30% जोड़ोगे तो ये आपका जो भी वैल्यू आएगी वो 5 साल की वैल्यू आएगी। लेकिन आपने इसको लीज पर दिया है 3 साल, तो आपको आउटपुट के बेसिस पर 3 साल की वैल्यू निकाल लेनी है इसकी। कैसे 3 साल की? देखो यहां पर देखिए, टोटल एक्सपेक्टेड प्रोडक्शन 5 सालों में है 4.5 लाख यूनिट। प्रोडक्शन इन लीज पीरियड है 2.25। टोटल लीज रेंटल जो है वो कैसे बनेगा? देखिए 2.25 प्लस 30%, ये 292,500, ये 5 ईयर की वैल्यू है, यानी जितना टोटल प्रोडक्शन जो करोगे उसकी वैल्यू है। अब टोटल प्रोडक्शन होगा 4.5 लाख, जबकि लीज पीरियड में होगा 2.25, तो आपका जो रेंटल बनेगा वो 146,250 बनेगा 3 सालों का। अब 1 साल का लीज रेंटल होगा 48,750। ठीक है। फिर लीज रेंट इनकम टू बी रिकॉग्नाइज इन ईच ऑपरेटिंग ईयर। टोटल लीज रेंट इनकम क्या होगी? जो आउटपुट का रेशियो है उसमें आप बांट दीजिए। ठीक है। और डेप्रिसिएशन भी आउटपुट के रेशियो में ये बांट दिया जाएगा। देखिए इतना इतना। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 6C। ये भी बढ़िया क्वेश्चन था। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 6D जो है वो AS20 से था और ये था बेसिक एंड डाइल्यूटेड ईपीएस से। ये भी आसान क्वेश्चन था। इसमें आपसे 2 चीजें पूछता है। कहता है क्या सारे डाइल्यूटेड पोटेंशियल ईपीएस इक्विटी शेयर को हमें इफेक्ट देना पड़ेगा क्या ईपीएस कैलकुलेट करते वक्त, डाइल्यूटेड ईपीएस कैलकुलेट करते वक्त? तो इसका आंसर है यस, करना पड़ेगा। ठीक है, बिल्कुल करना पड़ेगा। दूसरा आपसे डाइल्यूटेड ईपीएस पूछा है। अब बेसिक ईपीएस तो देखिए कैसे, इसको इससे डिवाइड कर दो, ये बेसिक ईपीएस आ जाएगा। डाइल्यूटेड में क्या करना था? इसको भी रिवाइज करना पड़ेगा, इसको भी रिवाइज करना पड़ेगा। जितनी इनकम की सेविंग होने वाली है ये डिवेंचर्स को कन्वर्ट होने के बाद वो इसमें प्लस कर दीजिए, और जितने नंबर ऑफ शेयर बढ़ने वाले हैं वो इसमें प्लस कर दीजिए। तो रिवाइज अर्निंग आ जाएगी, रिवाइज नंबर ऑफ शेयर आ जाएंगे, तो डाइल्यूटेड ईपीएस आ जाएगा। ठीक है। तो देखिए इसका सॉल्यूशन दे रखा है। बेसिक ईपीएस तो ये आ गया। डाइल्यूटेड ईपीएस देखिए, रिटेन अर्निंग पहले आपका इतना था, उसके बाद जब डिवेंचर शेयर्स में कन्वर्ट हो जाएंगे, जब डिवेंचर शेयर्स में कन्वर्ट हो जाएंगे तो कितना होगा? देखिए 75,000 इंटू 100, यह होगा 75 लाख। 75 लाख का 9% ये आपका इंटरेस्ट बनेगा। कितना? 675। तो 675 के इंटरेस्ट की सेविंग होगी, लेकिन सारी सेविंग आपकी नहीं होगी। 35% तो गवर्नमेंट ले जाएगा, तो आपकी 65% सेविंग होगी। तो वो ऐड करेंगे इसमें, तो ये आपकी रिवाइज अर्निंग ये होगी। आपके रिवाइज नंबर ऑफ शेयर्स ये होंगे 21 लाख। तो 68,51,250 को 21 लाख से डिवाइड करोगे तो आपका ये डाइल्यूटेड ईपीएस आ जाएगा। अगर डाइल्यूटेड ईपीएस बेसिक ईपीएस से कम है तभी वो डाइल्यूटेड डिस्क्लोजर होगा। अगर मान लीजिए बेसिक से डाइल्यूटेड जब आप कैलकुलेट करते हो, अगर वो बेसिक से ज्यादा आ जाता है तो वह एंटी डाइल्यूटिव होता है और उसका डिस्क्लोजर देने की रिक्वायरमेंट नहीं होती। लेकिन यहां पर चूंकि देखिए बेसिक से कम है तो ये डाइल्यूटेड है, तो इसका डिस्क्लोजर देना पड़ेगा आपको। ठीक है। जो एसएमसी कंपनियां होती हैं उनको डाइल्यूटेड की डिस्क्लोजर की रिक्वायरमेंट नहीं होती, सिर्फ नॉन एसएमसी के लिए डाइल्यूटेड की रिक्वायरमेंट होती है। अच्छा, उसके बाद है बेटा क्वेश्चन नंबर 6D। ये 5 नंबर का क्वेश्चन था। ये आपका इसॉप का क्वेश्चन है। 5D 5E है ये। हाँ, ये 5E है, ये गलत हो गया, ये 5E है। ठीक है। ये इसॉप का क्वेश्चन है। इसमें क्या था? इसमें बेटा आपने कुछ शेयर इशू करे, अपने एम्प्लॉइज को ऑप्शन दिया, 2.5 साल का वेस्टिंग पीरियड था, तो 2.5 साल में आपको एक्सपेंसेस रिकॉग्नाइज करने थे। बीच में ही यानी 2.5 साल पूरे होने से पहले ही कुछ एम्प्लॉय छोड़कर चले गए, तो अनवेस्टेड ऑप्शन कुछ लैप्स हो गए। उसके बाद में जो वेस्टेड ऑप्शन थे उसमें से भी कुछ लैप्स हो गए। तो इस तरीके का ये क्वेश्चन था। तो इसमें देखिए क्या था, जैसे फेयर वैल्यू ऑफ ऑप्शन पर शेयर जो था वो 110 था, क्योंकि आपके शेयर की मार्केट वैल्यू 170 है, एक्सरसाइज प्राइस 60 था, तो ये 110।
नंबर ऑफ ऑप्शन जो है वो 2000 है, तो टोटल एक्सपेंसेस हैं 2,20,000 जो 2.5 सालों में रिकॉग्नाइज करने थे। पहले साल इतना, दूसरे साल इतना, तीसरे साल इतना। ठीक है, उसके बाद ये देखिए 2.5 साल का मतलब है अगर 1/4/18 को आपने ऑप्शन दिया तो 1/4/18 से 31 मार्च 19 तक 1 साल, फिर 1/4/19 से 31 मार्च 20 तक 2 साल, फिर 1 अप्रैल 2020 से लेकर 30/9/2020 तक 2.5 साल हो गए। तो 30/9 इसका वेस्टिंग डेट था, लेकिन 30/9 से पहले 1 मई को ही कुछ ऑप्शन लैप्स हो गए। कितने लैप्स हो गए? 600 ऑप्शन लैप्स हो गए। तो देखिए पहले तो आपने पहले साल खर्चा इतना बुक कर लिया होगा, दूसरा इतना बुक कर लिया होगा, यानी टोटल खर्चा आपने बुक कर लिया होगा 176 पहले 2 सालों में। लेकिन 30/9 को जब ये ऑप्शन वेस्ट हुआ तो सिर्फ 600 ऑप्शन लैप्स हो गए थे पहले ही, तो 1400 ही वेस्ट हो पाए। तो 1400 पर जो खर्चा होगा वो टोटल खर्चा 2.5 साल का 154 होगा, जबकि पहले सालों में आप 176 रिकॉग्नाइज कर चुके थे, तो आपको 30/9 को वो खर्चा वापस लेना पड़ेगा। कितना? 22,000। जो खर्चा आप रिकॉग्नाइज कर चुके थे एक्सेस, वो खर्चा आपको वापस लेना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद 1 साल का एक्सरसाइज पीरियड है, तो 30 जून तक अगले साल जाकर आपके 1400 में से भी 1200 ऑप्शन शायद एक्सरसाइज हो गए, बाकी 200 वेस्टेड ऑप्शन भी लैप्स हो गए। तो उस पर जो खर्चा था वो भी जनरल रिजर्व में भेजना पड़ेगा। तो देखिए ये अकाउंटिंग है। 31 मार्च 19 को ये एंट्री, फिर ये पीएनएल में चला जाता है, फिर 31 मार्च 20 को ये एंट्री, फिर ये पीएनएल में चला जाता है। फिर 30/9/2020 को आपको जो एक्सेस खर्चा आपने रिकॉग्नाइज कर रखा था उसको वापस ले लोगे, तो 22,000 रुपए जनरल रिजर्व में भेज दोगे। ठीक है, फिर 31 मार्च 2021 को आपको कोई एंट्री नहीं बनानी, क्योंकि पहले ही ऑलरेडी पहले 2 सालों में सारा खर्चा बुक कर चुके हो। फिर 30/6/2021 को जिस दिन एक्सरसाइज हुआ उस दिन ये एंट्री बनेगी, यानी 1200 ऑप्शन एक्सरसाइज हुए 1400 में से, और 200 जो थे वो क्या हो गए, वो उस पर जो खर्चा था वो आपको राइट ऑफ करना पड़ेगा। ठीक है, ये हो गया आपका एडवांस अकाउंट का पेपर का एनालिसिस एंड सॉल्यूशन। इनका सॉल्यूशन और ये पेपर का सॉल्यूशन मैं फिर से बता रहा हूं, सीए इक्तिदार मलिक, आप टेलीग्राम चैनल पर सर्च करोगे आपको वहां से मिल जाएगा सॉल्यूशन और पेपर दोनों। ठीक है, अगर किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हो बेटा। कुछ पूछना हो किसी को तो पूछ सकते हो। किसी को अगर कुछ पूछना हो तो बच्चों पूछ सकते हो मुझसे, कोई भी सवाल हो आपका। कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हो, नहीं तो फिर हम क्लास फिर खत्म करते हैं। ठीक है, फिर चलिए फिर फिनिश करते हैं क्लास को। थैंक यू वेरी मच। चलो जी, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।
टेलीग्राम चैनल से आप सॉल्यूशन को डाउनलोड कर लेना, वहां से मैं वहां अपलोड कर दूंगा अभी थोड़ी देर में। तब तक के लिए बाय बाय।